Everyone and welcome to class 1 where learning is not boring. So हम हमारे सेकंड चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने अपने सेल और उसके ऑर्गेनल्स देखे थे राइट. फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर था. अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों बायोमोलिक्यूल्स. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है, आपके एग्जाम के व्यू से भी और आगे जो कॉम्पिटिटिव्स होने वाले हैं उसके पर्पज से भी राइट. अभी हमको ये पता है कि हम बायो के साथ क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, टेक्निक्स राइट. टेक्निक्स तो पढ़ रहे हैं बट इसके साथ आपको केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स भी लर्न करने हैं. केमिस्ट्री देख लो आप लोग कितने मतलब डोंट यू गाइस सरप्राइज विद दैट कि आप इतने सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने वाले हो राइट. सो अगेन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. और बायोमोलिक्यूल्स जैसे हम अपने को केमिस्ट्री में पता है कि हम डिफरेंट एलिमेंट्स या एटम्स से क्या मिलके बनते हैं, ये सब मिलके क्या बनते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल्स राइट. मॉलिक्यूल्स मिलके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं. हो सकता है ये सेम नेचर के मॉलिक्यूल्स हो या डिफरेंट नेचर के भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं करेक्ट. ये मिलके क्या बनाते हैं आपके कंपाउंड्स. अब हमें बायो में ये पढ़ना है कि ये जो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ये कैसे आपकी फिजियोलॉजी में काम आ रहे हैं, कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूटिलाइजेशन हो रहा है. क्लियर. वाई, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है बच्चों इस बेसिस पे भी कि अगर आप फर्दर आप कोई साइंटिस्ट बन रहा है, कोई अलग इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हैं तो वहाँ पे इनका बहुत यूज़ होने वाला है ना. सपोज़ आपसे बोल दिया, कोई ऑर्गेनिज्म दे दिया जाए आपको और उनमें से बोला जाए कि इनमें से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करो राइट. उस बेसिस पे आपको ये तो पता होना चाहिए कि प्रोटीन एग्जैक्टली होते क्या है, उनका नेचर क्या होता है राइट. आप जब भी टेक्निक को यूटिलाइज करोगे, आपको निकालना है, सेपरेशन करना है, तो टेक्निक तो आने ही वाली है नो डाउट. बट आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपसे बोला जा रहा है प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करो तो प्रोटीन क्या है ना. या प्रोटीन भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं तो आपको ये पता, पहले तो यही जानना ज़रूरी है कि प्रोटीन क्या है. या आपको बोल दिया जाए किसी बायोरिएक्टर दे दिया जाए, वहाँ से बोला जाए कि एंजाइम्स को आइसोलेट करो. अगेन आपको ये तो पता हो कि एंजाइम क्या है, एंजाइम का कंपोजिशन क्या है ना. उसके बेसिस पे ही तो आप टेक्निक्स यूज़ कर पाओगे राइट. सो इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है. वाई वी आर गोइंग टू स्टडी दैट बायोमोलिक्यूल्स. येस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चैप्टर 3 है. अगर इसमें क्या होता है, जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उसका हम थोड़ा ओवरव्यू देखें. सो बायोमोलिक्यूल्स जो हैं दे आर कैटेगराइज्ड इन 4 फॉर्म्स राइट. कार्बोहाइड्रेट्स देन आपके हो गए लिपिड्स. ठीक है, ये क्या है कैसे हम सब बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी. फिर हो गया अपने प्रोटीन्स. ठीक है, एंड देन आते हैं अपने क्या, न्यूक्लिक एसिड्स जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो किन से बने होते हैं. ठीक है, सेल हमने देख लिया कि सेल होती है, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं राइट. ठीक है, ये जैसे न्यूक्लियस हो गया, फिर उस राइबोसोम्स थे अपना, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, गोल्जी अपैरेटस थे, है ना, फिर अपना माइटोकॉन्ड्रिया था, लाइजोसोम्स थे, बहुत सारे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, डिफरेंट हमने ऑर्गेनल्स इसके बारे में बहुत आराम से पढ़ा था. बट हमने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी हमारी उसमें कुछ प्रोटीन स्टडेड थे राइट. कुछ पेरिफेरल प्रोटीन्स थे, कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स थे राइट. फिर कुछ हम देख रहे थे ग्लाइकोप्रोटीन्स भी थे, कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज थी, कुछ लिपिड प्रोफाइल्स हमने देखे थे राइट. जो बायोलिपिड का जो लेयर था वो भी तो हमने देखा था, है ना. अब हमें ये तो पता है कि ये डिफरेंट चीज़ों से मिलके बनी हुई थी. अब वो जो मॉलिक्यूल्स थे उसमें प्रेजेंट उनका एग्जैक्टली कंपोजिशन क्या है वो हम पढ़ेंगे, सो दैट आपको ये क्लैरिफाई हो कि वो कैसे वर्क कर रहे हैं राइट. अगर यहाँ पे कोई लिपिड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो क्यों प्रेजेंट है. ऑल्दो मैंने ये चीज़ बताई थी कि ये किसके लिए ज़रूरी होता है, उसकी फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए राइट. बट अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ के किसी और ऑर्गेनल की बात करें तो उसमें इनके क्या रोल्स हैं राइट. या आप यूँ बात करो कि आप अगर कोई खाना कंज्यूम कर रहे हो तो वो आपकी सेल उसको कैसे रिस्पॉन्ड करने वाली है ना. जो भी आप खा रहे हो अगेन कोई मॉलिक्यूल है कि उसका एक पर्टिकुलर कंपोजिशन है. आप देख रहे होगे कि आपके घर में बोला जाता है ना कि इसमें विटामिन है, विटामिन रिच चीज़ें खाओ, मिनरल्स रिच चीज़ें खाओ, या सुनो बोलता है ना. सो उनके कंपोजिशंस का क्या रिलेशन है हमारी बॉडीज़ की सेल से, या वो कैसे फंक्शन करती हैं राइट. इस बेसिस पे हमको ये सारी चीज़ें पढ़नी है करेक्ट. समझ में, आई थिंक आपको समझ में चीज़ें आ रही होंगी राइट. चलिए, सो अगेन इनको हम देखें. सो सेल जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स की कंपोज होती हैं एज वी ऑल नो. इसमें कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं और कुछ कंपाउंड्स भी हैं. अगेन एलिमेंट्स वही क्या हो रहा है, इकट्ठे होकर क्या बना रहे हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं राइट. अब इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं बच्चों जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं आपकी बॉडी में, इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं. और कुछ ऐसे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जो अमाउंट है आपकी बॉडी में वो थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेरेटिव टू इसेंशियल एलिमेंट्स राइट. अब इसेंशियल एलिमेंट्स में डिफरेंट है ना, लार्ज अमाउंट्स में होंगे. ठीक है, कौन कौन से रहेंगे, जैसे आपके चॉन्स हो गए, CHONSP
ठीक है। ये आपके जो एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, ये आपके इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो मेजर अमाउंट में यूज़ होते हैं, राइट। वहीं पे हम ट्रेसेस अमाउंट्स की बात करें, ट्रेसेस एलिमेंट्स की बात करें, तो यहाँ पे आपके कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपकी सेल को या आपकी बॉडी को कम रिक्वायरमेंट होती है उनकी, राइट। क्लियर। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड्स अगेन कितने टाइप्स के हो गए? 2 टाइप्स के। एक होता है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा आता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। आपने जब केमिस्ट्री पढ़ी होगी 10th क्लास में, तो वहाँ पे भी आपका कोऑर्डिनेशन से ना, आपको बॉन्ड्स, केमिकल नेचर, केमिकल बॉन्डिंग्स पढ़ी थी आपने, याद आ रहा है? वहाँ पे आपने एक चीज़ पढ़ी होगी ऑर्गेनिक, राइट, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का बेसिक डिफरेंस होता है कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें कम कार्बन एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, कार्बन एलिमेंट्स एब्सेंट होते हैं। और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक की, तो इसमें कार्बन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब बात करें हम इनऑर्गेनिक में, तो आ जाता है अपना वाटर। वाटर में क्या कहीं आपको कार्बन दिख रहा है? ऑफ कोर्स नॉट। क्या है यहाँ पे? कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये आपका कैसा हो गया? एक इनऑर्गेनिक, बट आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज 70% ऑफ वाटर आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, राइट। वहीं अगर हम बात करें कुछ मिनरल सॉल्ट्स की, है ना, जैसे आपका हो जाता है NaCl, ठीक है, NaOH, ठीक है। इनका यूज़ होता है कुछ एलिमेंट्स जैसे पोटेशियम हो गए, सोडियम हो गए, है ना, हमने सोडियम पोटेशियम चैनल्स में भी पढ़े थे। तो डायरेक्ट एज इट इज़ कहा आपके यूटिलाइज होता है, वो सारे काय में आ जाएंगे आपके इनऑर्गेनिक में, राइट। वहीं हम बात करें ऑर्गेनिक की, सो जैसे हम बात करें ग्लूकोज की, है ना, ग्लूकोज की बात करें तो ये होता है C6H12O6। अगेन कैसा कंपाउंड है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वाई? बिकॉज यहाँ पे कार्बन मौजूद है, राइट। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का कंफ्यूजन दूर हुआ आप लोगों का, करेक्ट। चलिए अब हम बात करें कि जैसे अब इसमें आ जाएंगे आपके जैसे प्रोटीन्स हो गए, है ना, लिपिड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए, हम जितने भी आज बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं उसमें आपके कार्बन रहेंगे, करेक्ट। सो वो कैसे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? आपके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, राइट। इतनी चीज़ें समझ में आई। अब हमने देखा था जो हमारी सेल वॉल्स थी वो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स की भी बनी हुई थी, है ना, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले थे? जैसे हमने बैक्टीरिया का पेप्टाइडोग्लाइकेंस देखा था, प्लांट्स में हमने सेल्यूलोज देखे थे, राइट। फंजाई में हमने काइटिन्स देखे थे। तो ये सब किससे फॉर्म हो रहे थे? अगेन कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज, राइट। मेम्ब्रेन्स की बात करें तो हमने लिपिड्स और प्रोटीन्स देखा था, जो हमने डबल मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर देखा था। वो हमने जो सेमी फ्लूइड मॉडल था ना, उसमें हमने क्या देखा था कि प्रोटीन्स भी थे, कुछ कार्बोहाइड्रेट मॉइटीज भी प्रेजेंट थी। मॉइटीज अगेन जो अपने कंपाउंड्स हैं, वो एलिमेंट्स हैं, उन्हीं को हम बोल रहे हैं, राइट। सो और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट थे, राइट। क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स में हमने क्या देखे थे? जो क्रोमोसोमल अपना स्ट्रक्चर था, उसमें जब मैंने उसको लूज करके बताया था, तो वो अगेन क्या था? DNA, डबल स्ट्रैंडेड DNA, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बॉन्डिंग्स थी। वो हम आगे पढ़ेंगे कैसी बॉन्डिंग्स रहती हैं, ठीक है, किन के बीच में होती है, हम बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं, तो डोंट वरी एट ऑल बच्चों, राइट। सो DNA मॉलिक्यूल्स थे, राइट, उस पे जीन्स प्रेजेंट थे, है ना। फिर RNA भी देखा था हमने, है ना, RNA, DNA, प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें, राइट। न्यूक्लिक एसिड अगेन जो RNA, DNA, प्रोटीन्स होते हैं, वही आपके मिलके क्या बना रहे होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। अब इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट आपके कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं, है ना, वो सारी चीज़ें हम आराम से देखने वाले हैं, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बायोमॉलिक्यूल्स, करेक्ट। अब हम बात कर, अब इनको एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं, राइट। सो कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें बच्चों, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2ON, ठीक है। एन जो है यहाँ पे नंबर्स होंगे इनके, है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे यहाँ पे, राइट। अब कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इनमें जनरली क्या होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन्स डेरिवेटिव्स होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स, वाई? बिकॉज इनमें जो कार्बन ग्रुप्स होते हैं ना, जैसे C डबल बॉन्ड O हो गया, है ना, एक हाइड्रोक्सिल जैसे अल्कोहल होता है OH, राइट। सो ये एक CHO हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप्स, ये सब होते हैं। अब अगर मैं इनका आपको बेसिक थोड़ा सा मैं बताऊं, तो हमें थोड़े थोड़े से आपको क्या याद रखने हैं आपके ये ग्रुप्स, राइट। अगर मैं बात करूँ OH की, सो दिस इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, है ना। C डबल बॉन्ड O ये आपका हो गया कीटोन डेरिवेटिव्स, राइट। CHO आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है, करेक्ट। यहाँ COOH जो होता है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है बच्चों, ये आपको याद रखना है क्योंकि इनका भी यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, लिपिड्स हो, इनका यूज़ अगेन होने ही वाला है, तो ये तो आप याद रख लो, ठीक है। ये हो गया कार्बोक्सिलिक, कीटोन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, CHO हो गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप, राइट। फिर एक होता है आपका CH3, ये कौन सा है? मीथेन है,
करेक्ट, ये हो जाता है आपका मीथेन ग्रुप। ठीक, अब एक चीज़ और होती है बच्चों इसी में कि बॉन्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं, अगेन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए एटम्स जब ऐड होते हैं तो वो बॉन्ड्स के थ्रू ही लिंकेज करता है, बॉन्ड के थ्रू ही लिंक्ड होता है, राइट। आप ऐसे समझो कि आपको कोई चीज़ को अटैच करना है, सपोज आपको दो पेपर्स को अटैच करना है, राइट। तो आप क्या करोगे, स्टेपल कर दोगे, करेक्ट, या फिर आप क्या कर दोगे, उसमें टेपिंग कर दोगे, करेक्ट। वैसे ही अगर हमें किन्हीं मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को जोड़ना है तो एटम्स को जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, बॉन्ड्स चाहिए, ठीक है। वही मैं बात करूँ, जैसे कोई एटम्स आप ऐड कर रहे हो, एटम्स प्लस एटम्स मिलके क्या बना रहा है, मॉलिक्यूल। बहुत इजीली और आराम से समझना बच्चों, जो भी डाउट हो आपको, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, सो दैट मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ, करेक्ट। कुछ चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आगे जो लेक्चर लेकर आऊँगी मैं उसमें कोशिश करूँगी कि वो आपके डाउट्स में क्लियर कर दूँ, करेक्ट। नाउ एटम्स और एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स, है ना। अब एटम को एटम से ऐड होना है तो उसमें कोई तो बॉन्डिंग हो रही होगी ना, तभी तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर पा रहा है, यस और नो। तो इनके बीच में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में जो लिंक्ड हो रही है ना, वो लिंक क्या हो गई, इनकी बॉन्ड हो गई, करेक्ट। अब कहीं कहीं आपको लिंकेज सुनने को मिलेगा। लिंकेज क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स जो है ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलके, जैसे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे, करेक्ट, डिफरेंट कंपाउंड्स बनाएंगे, राइट। अब ये जो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल रहे हैं ना, हो सकते हैं दो मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हो सकता है मोर देन 500, 200, 10 या 10 to 20 ही ऐड हो रहे हो, तो उसमें जो फॉर्म होने वाले बॉन्ड्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिंकेज, ठीक है। अगेन लिंकेज की हम बात करें तो ये हो सकता है कि सेम नेचर के मॉलिक्यूल्स हो, सेम मॉलिक्यूल्स हो, ठीक है। तो इन्हें, अगर सेम नेचर के होंगे मॉलिक्यूल्स तो उन्हें हम बोलेंगे होमो, करेक्ट। ये टर्म्स आगे यूज होने वाले हैं इसलिए मैं आपको अभी क्लियर कर रही हूँ, करेक्ट। अब अगर मैं बात करूँ कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो बच्चों, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मिलके कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, हेट्रो, ठीक है। हेट्रो मीन्स अलग अलग, डिफरेंट मॉइटीज, करेक्ट। और होमो मीन्स होता है सेम मॉइटीज, करेक्ट। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ये आपको यूज़ होने वाली हैं इसलिए मैं अभी बोल रही हूँ आपको। तो ये चीज़ें आप जितनी जल्दी टर्म्स याद कर लोगे ना, आगे चल के आपको उतना अच्छा रहेगा और बार बार कन्फ्यूज़न भी क्रिएट नहीं होगा। बिकॉज सम टाइम होता है कि हम रीड करते रहते हैं, कुछ चीज़ें हमें पता ही नहीं चलती कि एग्जैक्टली उनकी मीनिंग्स क्या हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक है बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, करेक्ट। ये चीज़ समझ में आ रही है। नाउ इनका अगर हम रोल की बात करें तो इनका प्राइमरी रोल क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना, और इंस्टेंट एनर्जी ये प्रोवाइड कर देते हैं, करेक्ट। जैसे आप कुछ चीज़ खा रहे हो, सपोज आप रोटी खा रहे हो, है ना, या अपना चावल राइस खा रहे हो, तो उसमें क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, तो उनका मोस्ट ऑफ द जो उनका हम कहें डाइजेशन जो है वो अपने माउथ पोर्शन में ही हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका पहले क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है, राइट। सो ये जो है वो प्राइमरी सोर्स के से भी जाने जाते हैं, राइट। अब वहीं हम बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज अगेन एक कार्बोहाइड्रेट मॉइटी है, करेक्ट। तो ग्लूकोज भी आपका सोर्स होता है, काय का, प्राइम एनर्जी सोर्स है, राइट। तो वो प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज में काउंट होते हैं, क्लियर। ना हम बात करें इंटरमीडिएट्स की, तो ये एज अ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट भी काम करते हैं, ठीक है। और इंटरैक्शंस भी कराते हैं, सेल टू सेल इंटरैक्शंस, ठीक है। अब वो आप थोड़ा आगे पढ़ोगे, बट जैसे मैंने पिछली बार आपसे बात करी थी सेल्स में, कि जब सेल को एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से क्या करना होता है, कॉन्टैक्ट करना होता है, उससे कम्युनिकेट करना होता है, तो वो भी किन्हीं प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के थ्रू क्या करते हैं, लिपिड हो गया अपना, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड्स हो गए, है ना, प्रोटीन्स हो गए, इनके बेसिस पे ही वो कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है। अब हमारी बात करें तो हमारे लिए कम्युनिकेशन का वे क्या है, हम फ़ोन से बात कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल से कबार वर्बली कर सकते हैं, राइट। या हम किसी के पास जाके फेस टू फेस भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और मोड्स ऑफ कम्युनिकेशंस की बात करें सो वो अलग अलग हो सकते हैं हमारे लिए, है ना। बट अगर हम अपने सेल की बात करें तो सेल के लिए जो मोड ऑफ कम्युनिकेशंस हैं वो क्या हो गए, अपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, राइट। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो वो एक सेल से दूसरे सेल को जब उसे कांटेक्ट करना होता है तो वो यही लैंग्वेज में आप वो बात करते हैं, क्लियर। इतनी चीज़ क्लियर हुई। नाउ अगर मैं बात करूँ इसके क्लासिफिकेशन की, तो अगेन जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को कितने 3 टाइप कार्बोहाइड्रेट्स जो है इन्हें क्लासिफाई किया गया है ठीक है, काय में अपना मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। अगेन सेकेराइड जो वर्ड है ना, ये सेकेराइड्स जो वर्ड है बच्चों, ये अगेन कार्बोहाइड्रेट को ही शो करता है, ठीक है। सो अगेन इसमें कोई कंफ्यूज मत होना, क्लियर। ये सेकेराइड्स जो वर्ड है वो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए यूज हो रहा है, क्लियर। अब मोनो नाम से ही पता चल रहा है कि जो ऐसे कार्बोहाइड्रेट सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। सो अगेन इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, मोनोसेकेराइड्स, क्लियर। मोनोसेकेराइड हो गए अपने, है ना। फिर ये हो गया 1,
ठीक है, इसका हम क्लासिफिकेशन देखें। सेकंड हो जाते हैं आपके पॉलीसेकेराइड, ठीक है, ये ओलिगो कर लो आप, इसे ओलिगोसेकेराइड, ठीक है, क्लियर। एंड थर्ड वन इज पॉलीसेकेराइड, ठीक, पॉलीसेकेराइड, क्लियर। अब मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं वो सिंपलर फॉर्म होते हैं, सिंपलर यूनिट्स होते हैं जिन्हें आप फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हो। हाइड्रोलिसिस करना अगेन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना, क्लियर। हाइड्रोलिसिस मीन्स ब्रेक डाउन करना। तो ऐसे मोनोसेकेराइड्स के केस में फर्दर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होता। इट मीन्स कि उसका आप क्या नहीं कर सकते, ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, इसलिए हम उन्हें बोलते हैं मोनोसेकेराइड, है ना। ये सिंपलर फॉर्म्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, क्लियर। वहीं अगर हम बात करें किसकी, ओलिगोसेकेराइड्स की, तो ओलिगोसेकेराइड्स जो होते हैं वो 1 to 10 यूनिट्स के मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड। अगेन थर्ड वन इज पॉलीसेकेराइड्स। तो पॉली जैसे कि नाम में ही मेंशन है, पॉली मीन्स ज़्यादा, सो मोर देन 2, है ना। इससे और ज़्यादा होते हैं, 10 से भी ज़्यादा, 100, 200 और इवन मोर ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे सेकेराइड्स जिसमें बहुत सारे मल्टीपल यूनिट्स हों किसके, कार्बोहाइड्रेट्स के, ऐसे सेकेराइड्स क्या कहलाते हैं, पॉलीसेकेराइड्स, क्लियर। इनमें हाइड्रोलिसिस आपको देखने को मिलता है, क्लियर, और पॉलीसेकेराइड्स से हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, क्लियर। इनमें डिफरेंट लिंकेजेस देखने को मिलेंगे, वो सब हम आराम से पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी, ठीक है। नाउ एक बार ये तो हो गए अपने पॉलीसेकेराइड और इनकी, ठीक है। अब अगर हम बात करें मोनोसेकेराइड्स की, तो इनको कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे भी डिफरेंट डिफरेंट नेम्स में या डिफरेंट ग्रुप्स में इनको क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है, क्लियर। जैसे आपके हो गए ट्रायोज, ट्रायोज नाम से ही मेंशन है, थ्री कार्बन का जो शुगर है आपका, है ना, 3 कार्बन शुगर आपका हो गया ट्रायोज, ठीक है। अब इनको किसके बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं इसको, इनके ग्रुप के बेसिस पे, ठीक है। कौन सा ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, क्लियर। फंक्शनल ग्रुप मैं जो बोल रही हूँ बच्चों वो याद रख लेना, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। अब फंक्शनल ग्रुप में हमने देखा था एल्डोज और कीटोज वाले, है ना, कि एल्डिहाइड ग्रुप था, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट थे, राइट। सो अब हम बात करें ट्रायोज की, तो इसमें एल्डोज शुगर कौन सी होती है, ग्लिसरल्डिहाइड, जिसमें अगेन कैसे कार्बन है, 3 कार्बन, ठीक। कीटो शुगर की बात करें तो इसमें होता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो, ठीक है, जो इसमें कार्बन तो 3 रहेंगे, ये कैसी शुगर है, कीटो शुगर है, कीटो ट्रायोज शुगर है, क्लियर। अब बात करें हम 4 कार्बन की, तो इसमें आते हैं टेट्रोज। अब टेट्रोज में अगर आपसे बोला जाए कि एल्डिहाइड, अब जैसे मैं आपको बोल दूं कि इरेथ्रोज मैंने आपको दे दिया, ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें कौन सा शुगर है, ठीक है, या इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें एल्डोज फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, क्लियर। अब वहीं मैं बात करूँ एरिथ्रोलोज की, तो इसमें कौन सा प्रेजेंट है, कीटोज प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है ना ये चीज़। नाउ वहीं पेंटोज की बात करें तो इसमें आ जाता है आपका राइबोज, क्लियर, एंड राइबुलोज। ये जो एलिमेंट, ये जो आपके कंपाउंड्स है ना, ये बायोमोलिक्यूल्स जो हैं ये भी आपकी बॉडी में यूज़ होते हैं डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में, है ना, डिफरेंट एनर्जी प्रोडक्शन पाथवेज में, क्लियर। नाउ मैं बात करूँ हेक्सोज, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेक्सोज की मैं बात करूँ तो इसमें अपना जो एल्डोज है वो अपना ग्लूकोज होता है। आपसे पूछा जाए कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है, तो फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोज बॉडी होती है या कीटोन ग्रुप होता है, क्लियर, ये चीज़ याद आ रही है, ये कीटोज शुगर है। वहीं अगर मैं बात करूँ ग्लूकोज की तो ये एक एल्डोज शुगर है, ठीक है। ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आते हैं, चाहे वो नीट हो आपके, ठीक है, चाहे वो आपके पीटी हो या फिर आपके CSIR नेट एग्जाम्स हो बच्चों, इसमें ये पूछा जाता है। और आपके बोर्ड्स में हो, आपके अभी के 11th के एग्जाम्स हो, उन सब में आपसे ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्लियर। अब हमें लग तो रहा था बायोमोलिक्यूल्स यार ठीक है यही तो पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, बट देख रहे हो अगेन कितना डीप है ये चीज़ें, है ना। तो इन्हें बहुत ईजिली और आराम से समझो, ठीक है। ये तो हो गए अपने मोनोसेकेराइड्स की बात, क्लियर, जिसमें अपना ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, एरिथ्रोज, है ना, और ग्लिसरल्डिहाइड्स आ गए, क्लियर। अब बात करते हैं हमारे कुछ कॉमन मोनोसेकेराइड्स भी अगर हम देखें तो अपना जैसे ग्लिसरल्डिहाइड जो एक ट्रायोज है, राइबोज और हेक्सोज। हेक्सोज अगेन 6 कार्बन वाला, जिसमें अपना आ जाता है ग्लूकोज, ग्लाइलेक्टोज एंड फ्रक्टोज, क्लियर। अब फ्री एल्डिहाइड और कीटोन्स ग्रुप्स आर एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। अब हमें बात करना है कि ये आपस में एक दूसरे से कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, वही बताएंगे कि ये एक्टिव है या इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो रही है। अब मैं बात करूँ इनकी, यस, और इनका आपको सिंपल जो अपना स्ट्रक्चर होता है वो भी देखने को मिलेगा, और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेगा, क्लियर। नाउ अगर मैं इनके डिफरेंसेस में बात करूँ, है ना, तीनों ही हेक्सो शुगर है, ठीक है,
अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे OH ग्रुप के दिख रहा है ना। अब मैं इनमें एक चीज़ और चलती है बच्चों, नंबरिंग की, है ना। बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हो, बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है, अगेन ये इंपॉर्टेंट है कि इनकी नंबरिंग कैसे की जाती है, ठीक है। अगर आपने 10th में पढ़ा हो तो आपको ये बेसिक तो पता ही होगा कि जब भी हम फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं या कार्बन के नंबरिंग की बात करते हैं तो उसमें प्रेफरेंस आते हैं किसके, यस किसके प्रेफरेंसेस आते हैं, फंक्शनल ग्रुप के, राइट। फंक्शनल ग्रुप के प्रेफरेंसेस दिए जाते हैं, करेक्ट, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब इनमें से कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप की बात करूँ मैं तो ये आप कहाँ से देख रहे हो, हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप की मैं बात करूँ तो आप देख रहे हो हाईएस्ट, हाईएस्ट मीन्स जो सबसे पहले उसको नंबर दिया जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। अब मैं इसमें बात करूँ तो अपना सबसे पहले आता है बच्चों कौन सा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप मीन्स COOH वाला, क्लियर। सेकेंड आपका आता है कौन सा, यस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फोनिक एसिड वाला SO3H, क्लियर। फिर आपके आ जाएंगे एसिड एनहाइड्राइड्स, एनहाइड्राइड्स आ जाएंगे, क्लियर। एनहाइड्राइड्स के बाद आपके आते हैं क्या, एस्टर्स, है ना। एस्टर्स आपको अगेन लिपिड्स में देखने मिलेंगे, इसका COOR, क्लियर। ये डिफरेंट कार्बन मॉलिक्यूल से अटैच्ड होते हैं यहाँ पे, क्लियर। अब मैं बात करूँ इसके अलावा जैसे एसिड हेलाइड्स हो गए, अपने अमाइड्स हो गए, नाइट्राइल्स हो गए, है ना, अमाइड्स नाइट्राइल्स, ठीक है, अमाइड्स। यहाँ पे बात करूँ तो मैं नाइट्राइल्स, है ना। इसके बाद फिर अपने क्या आ जाते हैं, एल्डिहाइड्स, अगेन OH ग्रुप एल्डिहाइड, क्लियर, CHO, है ना, एल्डिहाइड हो गए। इसके बाद आपका आता है कीटोन, ठीक, C+O वाले जो होते हैं ये कीटोन्स, ठीक। इसके बाद आते हैं एल्कोहल्स, OH ग्रुप वाले, क्लियर। फिर जैसे थायोल्स, SH हो गए, ये आपको अमाइनो एसिड्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर अमाइन आता है एक, ठीक है, अमाइन, ये अगेन अमाइनो एसिड में देखने मिलेंगे, क्लियर। सो ऐसे इनके क्या होते हैं, नंबरिंग होती है बच्चों। तो इनमें से कुछ तो आपको याद करने ही करने हैं, जैसे अपना कार्बोक्सिलिक का हो गया, है ना, एस्टर्स वाले हो गए, अमाइड्स और हेलाइड्स हो गए, है ना, नाइट्राइल्स हो गए, फिर आपका ये हो गए, है ना। फिर इसके बाद अगर हम देखेंगे एल्डिहाइड्स हो गए, कीटोन्स हो गए, हाइड्रोक्सिल्स हो गए। अब हम बात करें अपने शुगर या हेक्सो शुगर की, तो इसमें आप देख रहे होगे यहाँ पे ये COOH वाला जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये अपना कौन सा है, यहाँ पे जो आपका कार्बन ये वाला जो है अपना कौन सा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसके बाद वाला जो कार्बन है ये आपका क्या हो जाएगा, 1। तो आप इसको इस यहाँ पे जो कार्बन प्रेजेंट है इसको आप क्या दे दोगे, 1। फिर आप काउंट करोगे, ठीक है, काउंटिंग भी आपकी कैसी होगी, क्लॉकवाइज, ठीक। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 और ये वाला कार्बन हो जाएगा आपका 6, क्लियर। नंबरिंग समझ में आ रही है, यस और नो, यस, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं फ्रक्टोज और इसमें, है ना, तो इसके फंक्शनल ग्रुप्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। वहीं हम बात करें गैलेक्टोज की तो आप देख रहे होगे कि इनका क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट था, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल हो गया है ना। तो ये इसका जो फ्लिप हो रहा है उसके बेसिस पे देखो इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वही चेंज हो जा रहा है ना, इसका नेचर चेंज हो जा रहा है, राइट, गैलेक्टोज हो जा रहा है, क्लियर। तो इसके ये डिफरेंसेस हैं, क्लियर, नंबरिंग समझ में आ रही है, राइट। वहीं हम पेंटोज की बात करें सो पेंटोज का प्रेफरेंस भी कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर। इतनी चीज़ समझ में आ रही है ना। इनको जो फंक्शनैलिटी या एक्टिविटी मिल रही है वो किस बेसिस पे मिल रही है, इनके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे, क्लियर। नाउ ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज अगेन एक जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्ट्रेट और साइक्लिक दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब मैं इसका फॉर्मेशंस की बात करूँ तो कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, यस और नो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। इसका सिंपल है OH 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 HOH, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो अपना जाएगा CH2OH, यहाँ पे आप कर दो CHO, क्लियर। अब अगर मैं इस सेकंड कार्बन से बात करूँ सो यहाँ पे आपका ये वाला जो है ना, ये कितना हो जाएगा, OH OH HOH। आप तो सिंपल ऐसे याद रखो, OH OH HOH OH OH HOH, ठीक है। अब जहाँ H है उसके सामने वाला OH हो जाएगा, जहाँ OH है वहाँ पे H हो जाएगा, क्लियर। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब हम प्रेफरेंसेस की बात करें तो अभी हमने देखा था कि एल्डिहाइड ग्रुप जो था उसको प्रेफरेंस ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यस और नो। क्या यहाँ पे कोई कीटो ग्रुप दिख रहा है, अगेन नो, है ना। अब हम बात करें कि हमने अभी जो सीरीज़ देखी थी फंक्शनल ग्रुप की उसमें जो एल्डिहाइड था वो क्या था, उसको प्रेफरेंस ज़्यादा मिली थी, राइट। तो यहाँ पे आपका कार्बन फर्स्ट ये हो जाएगा, ये सेकेंड कार्बन हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 5 एंड 6, हियर इट इज़ द 6 कार्बन, दैट्स व्हाई इट इज़ हेक्सो शुगर, राइट। वही अगर हम साइक्लिक की बात करें तो यहाँ पे हेमी एसिटल फॉर्मेशन होते हैं जो कि उसके साइक्लिक फॉर्म में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं उसके साइक्लिक कन्वर्जन में, ठीक है, किसके, ग्लूकोज के, करेक्ट करेक्ट।
अब मैं बात करूँ हेमी एसिटल क्या है, तो बहुत ज़्यादा इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आप थोड़ा सा समझ लो कि जो अपना ये फर्स्ट कार्बन है ना, ये एक तो सी एच ओ ग्रुप से, एल्डिहाइड ग्रुप से अटैच्ड होता है, और वहीं पे जो अदर कार्बन है उसका वो ओ एच ग्रुप से है ना, तो ये उसको कैसा बना देता है, हेमी एसिटल। क्लियर। इसी को, और ये जो ज़रूरी होता है वो रेजोनेंस के लिए ज़रूरी होता है, इसलिए ये हेमी एसिटल फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, अगेन मैं नंबरिंग की बात करूँ, जैसे यहाँ पे ये सी एच ओ था ना, ये अगेन यहाँ पे आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, राइट। ये 1 कार्बन, और ये जो 5th कार्बन है यहाँ पे 6th और 5th वाले कार्बन है, उस पर आपका डिफरेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ रहा है। क्लियर। इसलिए ये एक साथ अलग अलग ग्रुप से अटैच्ड होता है, और एक आपका जो आर जो चेन होती है, जो ग्रुप होते हैं, उससे अटैच्ड रहता है। ठीक है, इसलिए उसको वो हेमी एसिटल बना देता है। क्लियर। जैसे आपके कुछ मोनोसैकेराइड्स होते हैं, राइट, जैसे आपका हो गया अपना ग्लूकोज, जो कि एक मोनोसैकेराइड है। क्लियर। इतनी चीज़ें आई होप क्लियर हुई होंगी। नाउ और हम बात करें इसमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की, तो मैं अगर बॉन्ड्स की बात करूँ, ठीक है, बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगेन आप ये बच्चों नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, सो दैट आपको कुछ चीज़ें बाद में भी याद करने के लिए इजी रहें। क्लियर। अगर मैं बात करूँ किसकी, बॉन्ड्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं उसमें कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, अपने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। कौन से, ग्लाइको। और मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले वाली क्लास में भी, जब हम सेल्स के और उसके डिफरेंट ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे, कि जो ग्लाइको होता है वो वर्ड कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसमें कैसे बॉन्ड्स होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। क्लियर। बॉन्ड्स और लिंकेज में भी आई होप डिफरेंस क्लियर होगा। अब हम बात करें पेप्टाइड्स की, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड है ये, पेप्टाइड बॉन्ड जो है, पेप्टाइड बॉन्ड्स किस में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटीन्स में। ठीक है, क्लियर। अब वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, आपसे जैसे अपना टर्शरी प्रोटीन्स हो गए, है ना, प्रोटीन्स के जो डिफरेंट डिफरेंट उसके नेचर्स हैं, है ना, जब हमने बात करी थी किसकी, एक प्लॉट की, राइट, रामाचंद्रन प्लॉट की, तब मैंने उसमें बताया था कुछ आपको कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी प्रोटीन्स भी होते हैं। ठीक है, अगर हम टर्शरी की बात करें तो इसमें कैसे बॉन्ड्स होते हैं, डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब वहीं अगर मैं बोलूँ लिपिड्स की, ठीक, सो लिपिड्स में कैसे बॉन्ड्स होते हैं, लिपिड्स में अपने कैसे होते हैं, एस्टर बॉन्ड्स। क्लियर। वहीं अगर मैं बात करूँ आपसे न्यूक्लिक एसिड्स की, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स, इसमें कौन से प्रेजेंट होते हैं बच्चों, फॉस्फो डाइएस्टर। ठीक है, ये तो अपने हो गए बायोमोलिक्यूल्स में प्रेजेंट बॉन्ड्स की बात या लिंकेजेस की बात। ठीक है, अब आपने केमिस्ट्री में 10th क्लास में और भी बॉन्ड्स पढ़े होंगे, जैसे अपना हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर आपका हो जाता है एक वॉन्डर वॉल्फ, ठीक है, फोर्सेस, है ना, फिर इसमें आपके आ जाएंगे आयोनिक बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड्स, ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड। इसमें से ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, इनमें से कुछ जो बॉन्ड्स हैं वो कोवलेंट भी शो करते हैं। ठीक है, अब आप डीएनए की बात करो तो उसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं, कोई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है जिसमें वॉन्डर वॉल या वीक फोर्सेस भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। आयोनिक बॉन्ड्स डिफरेंट आयंस के को फॉर्म, डिफरेंट आयनिक फॉर्म्स में जो आयंस के जो शेयरिंग में जो फॉर्म्स हो रहे हैं, वैसे बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड्स। क्लियर। तो ये कुछ टाइप्स हैं बॉन्ड्स के जो आपको आगे मदद करने वाले हैं। क्लियर। नाउ डी और एल ग्लूकोज, ठीक है, अब डी और एल क्या है, डी और एल जो ग्लूकोज है, इनके जो फंक्शनल ग्रुप है, जो ओ एच ग्रुप है, इसके बेसिस पे डिसाइड करता है। ठीक है, अब हम बात करें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स की। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या डिफरेंसेस दिख रहे हैं, ये ग्लूकोज है, या सुनो, इसका जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पे यहाँ पे आपके क्या दिख रहे हैं, ओ एच ग्रुप है। ठीक है, जब ओ एच ग्रुप है आपके किस साइड में, राइट साइड में, ठीक है, तो वो वाला कैसा होगा आपका, डी आइसोमर, डी ग्लूकोज होगा। ठीक है, और वहीं पे अगर ओ एच ग्रुप आपका लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल आइसोमर्स। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ रही है। नाउ अब इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, और यहाँ पे ये जो दिया है ना, मोस्ट बायोलॉजिकल शुगर्स आर डी शुगर्स। ठीक है, जो डी आइसोमर है ग्लूकोज का, जो डी फॉर्म है, वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। क्लियर। अब मैं बात करूँ आपसे, इसी में कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा आइसोमर्स। क्लियर। फिर इसी में होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, है ना, सॉरी, या इसी में और आते हैं अपने एनांशियोमर्स हो गए, है ना, कायरल हो गए। तो ये सब क्या होता है, पहले हम वो समझते हैं। ठीक है, उसे समझने के पहले हम ये समझते हैं कि कायरल क्या होता है। ठीक है, कायरल कार्बन्स सुने होंगे आपने, कायरल कार्बन्स। ठीक है, ये कोई कार्बन है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, आप सबको पता है, 4। क्लियर, 4 वैलेंसी होती है, इट मीन्स कि वो 4 क्या एटम्स को लेके अपनी वैलेंसी को फुलफिल कर सकता है, और अगर उसकी वैलेंसी फुलफिल नहीं है मतलब वो भटक रहा है। इतनी चीज़ समझ में आ रही है, भटक रहा है इन द सेंस कि वो डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, ट्रिपल बॉन्ड्स बनाएगा, और ऐसे अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल करना चाहेगा। कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, राइट, या नो, हर व्यक्ति चाहता है ना कि हम अपनी लाइफ में स्टेबल हों,
है ना। वैसे ही इनका भी काम है, जो एटम्स होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन में या फिर किसी भी कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में, वो अपने आप को कैसा करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं, है ना। सो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है आपकी वैलेंसी का। अभी आप ये याद रखो कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, करेक्ट। जब कार्बन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से मिलकर से अटैच्ड होता है, सपोज यहाँ पे आपका OH है, यहाँ आपका CHO है, यहाँ पे क्या हो गया आपका H हो गया, है ना, और यहाँ पे आपने कुछ और लगा दिया, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जब आपके ग्रुप्स से अटैच्ड होता है, ऐसे कार्बन्स को हम क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन्स। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ रही है ना। और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं कायरालिटी या किरालिटी। क्लियर, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब मैं बात करूँ इसी की कि अगर मैं इसके 2 ग्रुप्स को सेम कर दूँ, सपोज मैंने यहाँ पे भी R ग्रुप कर दिया, यहाँ भी R ग्रुप कर दिया, हेयर इट इज़ OH एंड हेयर इट इज़ H, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूँ तो ये वाले जो कार्बन्स थे, ये कैसे थे। अब मैं इसको मिरर लगा दूँ, अगर यहाँ पे मैं मिरर ऐड कर दूँ, तो क्या मुझे ये सेम मिलेगा, नहीं। तो ये जनरली कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। जैसे आपके दोनों हैंड्स होते हैं ना, उस कंडीशन में आप ले सकते हो, ठीक है। और वहीं अगर मैं डिफरेंट जो एक इराइल है या एक आयरल जो कार्बन है, उनका अगर मैं बात करूँ तो वो सुपर इम्पॉसिबल हो सकता है। क्लियर, इतनी चीज़ क्लियर हो रही है। नाउ हमने बात करी थी L और D की। L और D भी होते हैं जो, वो कैसे होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई है ना। अब हम कुछ टर्म्स को देख लेते हैं कि जो मैंने अभी जो बताया आपको, एनांशियोमर्स हो गए, आइसोमर्स हो गए, ये क्या होते हैं, क्योंकि ये बीच में आपको यूज़ होने वाले हैं, सो दैट आपको कन्फ्यूज़न ना हो। क्लियर, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल, क्योंकि ये टर्म मैं बार बार यूज़ कर चुकी हूँ, है ना। सो अगर मैं बात करूँ बच्चों, सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोसिबल, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि जब भी आप इसका मिरर इमेज देखोगे तो ये क्या कर लेगा, यस, रिपीट हो जाएगा, है ना। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 180 डिग्री पे आप इसको फ्लिप कर दो, क्लियर, तो ये क्या करेगा, जैसे आपका है ये कायरल, जैसे यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है आपका, ठीक है, हियर इट इज़ H, और इसके पीछे वाले की बात करें तो ये, जब आपका इसका मिरर लगा के आप इसको 180 डिग्री फ्लिप कर दोगे ना, तो ये कैसे, ये यहाँ से ये शिफ्ट हो जाएगा, राइट। ये कैसे शिफ्ट हो जाएगा, जैसे मैं यहाँ बात करूँ, ठीक है, ये आपका कार्बन हो गया, हियर इट इज़ H, और ये पीछे वाला हो गया, है ना, ये आपने मिरर लगा दिया, ठीक है। अब इसको फ्लिप करना है आपको 180 डिग्री पे, आपने फ्लिप कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो क्लोरीन है इसका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ, ये वाला जो H था वो यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो इधर आ जाएगा, राइट। तो ये कैसे है, इम्पोजिबल है, ठीक। इट मीन्स कि ये कैसे हो सकता है, फ्लिप हो सकता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें नॉन सुपर इम्पोजिबल की, तो अगर अलग अलग एलिमेंट्स होंगे तो वो नॉन सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे, राइट। जैसे आपके हैंड्स हो गए, है ना, आपस में आप इन्हें मिरर इमेजेस पे करके देखोगे तो ये कैसे हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, करेक्ट। इसी में और भी टर्म्स आते हैं, लाइक इनैंशियोमर्स, एक आता है आपका इनैंशियोमर्स, ठीक है। इनैंशियोमर्स भी क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, वाई, बिकॉज उसमें भी क्या होता है, एक कायरल सेंटर्स होते हैं, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। इसको बार बार लिखने की अब ज़रूरत नहीं है ना, इसमें कैसे होते हैं, कायरल कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स होंगे उसमें अटैच्ड, राइट, अलग अलग ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, सो दैट वो एक दूसरे के ऊपर इम्पोज नहीं हो सकता, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, एक नॉन सुपर इम्पोजेबल हो जाएंगे, ठीक है। कायरल वी हैव ऑलरेडी क्लियर्ड। नाउ अगर हम बात करें स्टीरियो आइसोमर्स की, है ना, एक टर्म और आता है आपका स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। हैवी तो नहीं हो रहा है, हो भी रहा हो तो थोड़ा थोड़ा करके आप कर सकते हो, राइट, ठीक है। पॉज कर करके आप पढ़ लेना बच्चों, सो दैट धीरे धीरे कॉन्सेप्ट ही सही, लेकिन आराम से और पूरे विद फुल क्लैरिटी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, राइट। नाउ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे हो जाएंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना, इनका अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इनका सेम होता है, ठीक है, बट इनका 3D इमेज जब आप देखने जाओगे तो इनका स्पेशल अरेंजमेंट्स देखने को मिलता है, ठीक है, वो आपका क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, अरेंजमेंट, क्लियर। उन्हें हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आते हैं डायस्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है, इसमें एक और आता है डायस्टीरियो आइसोमर्स। अब ये क्या होता है, ये भी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, बट इनमें अगर हम बात करें मिरर इमेजेस की, तो इसमें देयर आर नॉट, मतलब मिरर इमेजेस इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे अपना हो गया सिस या ट्रांस, सिस और ट्रांस का भी आपको यूज़ आएगा,
ठीक है। सिस और ट्रांस की बात करें, जैसे कुछ आपका नीचे था, सिस कंडीशन में था, तो वो ट्रांस होके ऊपर चला गया या नीचे आ गया, उसे हम बोलते हैं सिस। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप सेम साइड में हो तो वो सिस कहलाएंगे, और जस्ट उसको फ्लिप करके हम अपोजिट कर देंगे, एक ऊपर एक नीचे हो जाएगा, तो वो क्या कहलाता है, अपना ट्रांस कहलाता है। क्लियर। तो ऐसे कंपाउंड्स आपके कैसे होते हैं, डाईएस्टीरियोस एस्टीरियोमर्स। क्लियर, ये चीज़ क्लियर हुई। नाउ एक आता है आपका एनोमर्स। ठीक है, एनोमर्स। नाउ एनोमर्स क्या होते हैं, ये भी साइक्लिक शुगर्स के आइसोमर्स होते हैं, है ना, बट ये डिफर किस में होते हैं, इनके ओरिएंटेशंस में। अब ओरिएंटेशंस की बात करें तो कैसा, या तो ये अपवर्ड या डाउनवर्ड की बात हो सकती है, इसमें दो चीज़ें केस आते हैं। ठीक है, ऑफ हाइड्रोक्सिल्स ग्रुप, किसके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का। करेक्ट, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब इसमें साइक्लिक शुगर्स की बात करें, दैट वाज दी कार्बोनिल, कैसा अपना हो जाएगा, कार्बोनिल एल्डिहाइड हो गया, है ना। एक हो गया अपना कीटोन, ठीक है, जो कि अपने किस में होता है, ओपन चेन वाले में होता है, राइट। नाउ एक और चीज़ आती है आपकी बुक में, और दिया है क्या, म्यूटा रोटेशन, म्यूटा रोटेशंस। अब म्यूटा रोटेशंस क्या होते हैं, ठीक, इनकी ऑप्टिकल रोटेशंस को चेंज कर दो। ठीक है, जैसे चेंज इन दी शुगर्स ऑप्टिकल सोल्यूशन रोटेशंस। ठीक है, अब वो रोटेशंस कैसे हो सकते हैं, उसके बेसिस पे ही होते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, जैसे ही इनको हम रोटेशन कराएंगे तो इनका रोटेशन 180 डिग्री पे फ्लिप कर दो, रोटेट करा दो, है ना। इसके रोटेशंस के बाद जो बनेंगे वो कैसे होंगे, अल्फा एनोमर्स, एनोमर्स एंड बीटा एनोमर। ठीक है, तो इनके डिफरेंट एनोमेरिक फॉर्म्स क्रिएट हो जाती हैं। क्लियर। वही मैं बात करूँ एपिमर्स की। ठीक है, एपिमर्स भी टर्म आता है, ये क्या होता है, सेम फॉर्मूला होगा इनका, इस कंडीशन में भी क्या होगा बच्चों, सेम फॉर्मूला होगा, बट इनका जो अरेंजमेंट है, अगेन जो इनका 3D अरेंजमेंट जब हम इनका देखने जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिफर करेंगे वो। ठीक है, जैसे अपना डी ग्लूकोज में हमने देखे थे, है ना, एल और डी वाले जो देखे थे, उसका अपने अरेंजमेंट्स चेंज किए तो उसके चेंज हो गए थे, है ना। उनका जो 3D डिफरेंट अगर हम देख रहे थे तो वो क्या हो जा रहा था, उनका चेंज हो जा रहा था, उस बेसिस पे वो एल और डी कॉन्फर्मेशन क्रिएट कर रहे थे, राइट। सो वो कैसे थे, उनका केमिकल फार्मूले की बात अगर हम करें तो उनका केमिकल फार्मूला तो सेम ही था, राइट। तो वो क्या कहला रहे थे, अपने एपिमर्स कहला रहे थे। करेक्ट, ये चीज़ें क्लियर हुई, यस और नो, यस। अब इसी में एक आता है कॉन्सेप्ट आपको शुगर्स का। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं, अगेन क्या है, शुगर्स है, यस और नो, शुगर्स। अब शुगर्स में कैसे, दो टाइप्स की बच्चों। ठीक है, एक हो जाता है नॉन रिड्यूसिंग, एक हो जाता है आपका रिड्यूसिंग। और ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वो एमसीक्यूज हो, ठीक है, एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है, या आपके से इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि आपको दो ग्लूकोज या कोई भी आपको एग्जांपल देके बोला जा सकता है कि क्या ये रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है ना। या आगे चल के आप अगर कोई परफॉर्म करते हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, उस पर भी आपसे ये चीज़ें आपको बतानी पड़ सकती हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, उसके नेचर पे आप उसका यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर, एक हो जाता है अपना रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग शुगर्स। क्लियर, अब ये हैं क्या, ठीक है, शुगर्स तो हैं बट नॉन रिड्यूसिंग, वाई, रिड्यूसिंग वाई, है ना। अगर हम बात करें रिड्यूसिंग शुगर्स की तो ये क्या करेंगी, इनके पास क्या होता है, फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जो इनके पास जो होते हैं वो फ्री एल्डिहाइड और कीटोन्स ग्रुप रहेंगे। ठीक है, अब फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स हैं, इसका ये मतलब है कि ये क्या कर देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे, है ना। डोनेट करके क्या हो जाएंगे, ये रिड्यूस्ड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, डोनेट करके ये रिड्यूस्ड फॉर्म ले लेंगे, राइट। सो रिड्यूस्ड, है ना। तो ऐसे शुगर्स को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर। जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे, ऐसे शुगर्स को हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग शुगर्स, राइट। इसमें अपने एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं, रिड्यूसिंग शुगर्स के एग्जांपल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके एग्जांपल्स अपने हो जाते हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, ठीक है, फिर अपना जैसे फ्रक्टोज हो गया, ठीक, फ्रक्टोज हो गया, फिर इसी में आपका आता है माल्टोज, लैक्टोज, है ना। वहीं मैं अगर बात करूँ नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आपका सुक्रोज आता है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो रही है। नाउ अब हम बात करें इसके अदर टाइप्स की, तो देखो ये एनोमर्स, म्यूटा रोटेशंस, ये सब मैं बता चुकी हूँ, ये आप देख सकते हो। ठीक है, क्लियर। एपिमर्स भी हो चुके हैं, है ना। अब ये हमारी सारी बातें किन की, मोनोसैकेराइड्स की। नाउ कम टू दी डायसैकेराइड्स। डायसैकेराइड्स, ठीक है, डायसैकेराइड्स नाम से ही है कि दो मोनोसैकेराइड्स को मिला के आप क्या बना लोगे, डायसैकेराइड्स बना लोगे। ठीक है, और इसमें जो जॉइंट्स या ये जो आपस में लिंक हो रहे हैं वो किसके थ्रू हो रहे हैं, अगेन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के थ्रू, राइट। अब इसमें एक एग्जांपल है माल्टोज। माल्टोज में क्या है, ग्लूकोज और ग्लूकोज दो सेम यूनिट है, इट मीन्स ये कैसा है, एक होमोसैकेराइड है, यस और नो।
यस और नो? यस, दिस इज अ होमोसेकेराइड, करेक्ट। माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज यूनिट से मिलके बना होता है, करेक्ट। अब इसमें जो बॉन्डिंग हो रही है ना बच्चों, वो कहाँ पे हो रही है? इसके ये वाले की अगर हम बात करें तो हमने देखा था यहाँ पे कार्बन 1 आ रहा था, राइट। अब यहाँ बात करें तो इसका कार्बन 1 यहाँ होना चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, राइट। अब हम इसकी बात करें 1 2 3 4, यहाँ पे कौन सा कार्बन आ रहा है? 4। कौन सा आ रहा है? 4। इस वाले मॉलिक्यूल का कौन सा कार्बन है? 1। तो इनके बीच का जो लिंक्ड हो रहा है ना, इनके बीच का जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है, इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? 1,4 लिंकेज। क्लियर? यस और नो? ये चीज़ समझ में आ रही है? नाउ अब हम बात करें लैक्टोज की, तो लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से बना होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। क्लियर? वहीं पे अगर हम बात करें शुक्रोज की, तो शुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। क्लियर? इतनी चीज़ समझ में आ गई है? नाउ अब हम बात, ये देखो ये वही चीज़ है कि कैसे हाइड्रोलिसिस हो रहा है और कैसे फॉर्म हो रहा है ना। हाइड्रोलिसिस होकर कंडेंसेशन हुआ है, सो कौन सा फॉर्म हो गया? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स फॉर्मेशन हुआ है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एमसीक्यूज में कई बार बड़े बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है कि जो अपने जो जैसे कोई भी आपको केमिकल का नाम दे दिया है ना, सपोज माल्टोज दे दिया है, तो इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है, तो आपको बताना है कि अल्फा 1,4 लिंकेज है। 1,4 लिंकेज अगेन हम टेलिंग यू कि जब भी हमने जो फंक्शनल ग्रुप के प्रेफरेंसेस पे हमने जब नंबरिंग देखी थी, तो यहाँ पे 1 2 3 4th कार्बन था, और फर्स्ट वाले अगर हम एलिमेंट को देखें, फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है उसको देखें, सो यहाँ पे इसका ये फर्स्ट कार्बन था, है ना, सेकेंड थर्ड, ये थर्ड हो गया, ये 4th 5th एंड 6th, ठीक है। तो यहाँ पे लिंकेज किसके बीच में हो रहा है? फर्स्ट और 4th कार्बन के बीच में, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? कार्बोहाइड्रेट्स में कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं? यस, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? आराम से ये चीज़ समझ में आ रही है? नाउ वहीं अगर हम बात करें लैक्टोज की, तो यहाँ पे बीटा डी गैलेक्टोपाइरेनोसिल फॉर्म हो रहा है। क्लियर? अगेन इसमें जो लिंकेज फॉर्म हो रहा है वो कौन सा है? 1,4। अब इसमें जो डिफरेंस है वो काय का है? सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के फ्लिपिंग का है ना। जो हमने मैकेनिज्म्स पढ़े थे ना कि फ्लिप हो जा रहे थे, अप एंड डाउन हो जा रहे थे, वो वाली कंडीशन सिर्फ इसमें आ रही है, इसलिए इसका जो कन्फर्मेशन आ रहे हैं, इसका क्या जा रहा है? बीटा 1,4 लिंकेज। अगेन 1 और 4th कार्बन के बीच में लिंकेज है, तो इसे 1,4 कार्बन लिंकेज बोलेंगे। करेक्ट? क्लियर है इतना? नाउ कम टू दी पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स जो हमने पढ़े थे क्या होते हैं? यस, अभी हमने एग्जांपल्स देखे डाइसेकेराइड्स के। क्लियर? जिसमें हम माल्टोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज ये सब देख रहे थे। करेक्ट? अब हम बात कर रहे हैं कि इनकी पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स अगेन मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ सेकेराइड्स, जो मोनोसेकेराइड्स के जो नंबर्स हैं इसमें मोर देन 2 to 10 मोर देन, इससे ज़्यादा रहेंगे, राइट। वाई? बिकॉज हमने जब डाइसेकेराइड्स देखे थे तो उसमें इतने आ रहे थे, है ना, और इससे ज़्यादा रहने वाले हैं किसमें? पॉलीसेकेराइड्स में। क्लियर? अब कुछ स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स हैं, जैसे अपना एमाइलेज हो गया, एमाइलोज हो गया, किसमें? प्लांट्स में। ठीक है? अगेन इसमें लीनियर अल्फा 1,4 लिंकेज प्रेजेंट है। ठीक है? एमाइलोपैक्टिन्स हो गए। ठीक है? ये भी ब्रांच्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं? ये ब्रांच्ड होते हैं। सी, ये ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है? इसमें अगेन कौन सा लिंकेज हो रहा है? अल्फा 1,4 लिंकेज है। ठीक? अल्फा 1,6 लिंकेज प्रेजेंट है बच्चों इसमें। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक? क्लियर? अब आप स्टार्च की बात करो तो इसका जब आप टेस्ट पता करोगे कि आपको किसी भी कंपाउंड में, ये वाले भी एक्सरसाइजेज आते हैं कि आपको पूछा जाए कि अगर हम स्टार्च में क्या मिलाएं कि उसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। आपको कोई केमिकल टेस्ट करना है जिसमें आपको कोई अननोन कंपाउंड दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए क्या इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, क्या इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है ना। तो उस कंडीशन में भी डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूँ तो आपको जब भी स्टार्च की प्रेजेंस को आपको मेजर करना है तो उसमें आयोडीन जब हम ऐड करते हैं तो कैसा कलर आता है? ब्लू कलर आता है। इट मीन्स कि उस कंपाउंड में सपोज कोई अननोन कंपाउंड दिया है ना, आपको पता लगाना है कि वो स्टार्च है या नहीं। आपको पता है कि स्टार्च में जब भी आप आयोडीन मिलाते हो तो ब्लू कलर आता है। अब इस अननोन कंपाउंड में आपने आयोडीन ऐड कर दिया, या नो, आपको रिजल्ट क्या मिल गया? ब्लू कलर। ठीक है? इट मीन्स कि आप यहाँ पे बता पाओगे कि ये जो कंपाउंड था, ये जो अननोन कंपाउंड था, ये क्या है? एक स्टार्च है। क्लियर? ये चीज़ क्लियर हुई है? नाउ अब मैं बात करूँ आगे, ये तो हो गए अपने स्टोरेज वाले, है ना। अगेन यहाँ पे ये बीटा 4 लिंकेज आपका प्रेजेंट है। ठीक है? 2 मॉइटीज के बीच में, राइट। और अगर हम बात करें कि ब्रांच्ड है ना, ये तो आपके सिंपलर फॉर्म में आपने देखे थे 1,4 लिंकेज कैसा हो रहा था। वहीं मैं बात करूँ इनके ब्रांचिंग्स की, तो पॉलीसेकेराइड्स में आपको डिफरेंट ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है। अब उस ब्रांचिंग के अगर आपको बॉन्ड का पूछा जाए बच्चों, तो उसमें कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? 1,6। अब 6 क्यों है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। 6th कार्बन की लिंकेज हो रहा है उसमें, दैट्स वाई वहाँ पे कौन सा, देखो इसका फर्स्ट कार्बन, इसका 6th कार्बन में बॉन्ड बन रहा है, राइट। तो क्या हो जाएगा? अगेन 1,6। अब हमें ये पता है कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं, तो कैसा हो जाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। करेक्ट? अब इसके आप क्या देखो, कन्फर्मेशंस देखो कि ये यहाँ पे ऊपर ही था तो ये अल्फा ही आएगा, अगर वो नीचे होता तो क्या हो जाता? बीटा हो जाता। करेक्ट?
ये चीज़ें क्लियर हुई? मज़ा आ रहा है पढ़ने में? नाउ नहीं भी आ रहा हो तो भाई करो, ज़रूरी है, राइट? अब मैं बात करूँ, कुछ नेम्स आपको लिस्ट दी गई है होमोपॉलीसेकेराइड्स की। अगेन होमो है मीन्स की सेम यूनिट्स के बने हुए हैं, राइट? तो ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है? जो ये क्या करता है, स्टार्च जो है वो स्टोर करता है एनर्जी को इन प्लांट्स, है ना? ग्लाइकोजन की बात करें तो ये एनिमल्स में होता है, राइट? सेल्यूलोज की अगर हम बात करें तो इसका ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें, रिजिडिटी और सेल वॉल। क्यों भाई, सेल वॉल क्या करेगी, मैंने आपको क्या बताया था, बाउंड्री वॉल्स क्या करती हैं, घर को प्रोटेक्ट करती है ना। ये सुनो, आपके घर की जो 4 दीवारें होती हैं उसके आसपास की जो बाउंड्रीज होती हैं वो क्या करती हैं, आपके घर को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। यस यस, राइट ऑन राइट। वहीं पे हम बात करें सेल वॉल की, हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक वॉल होती है, एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम सेल वॉल बोल रहे थे, करेक्ट? अब वो भी तो यार उसे रिजिडिटी कोई एक पर्टिकुलरली प्रोटेक्शन देगी, तो उसका रिजिड होना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? ऑफकोर्स है। तो ये क्या करेगी, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी। प्लांट्स में सेल्यूलोज की होती है, हमने देखा था। तो ये क्या करेगी, अगेन उसको प्रॉपर स्ट्रेंथन करेगी, राइट? काइटिन की बात करें तो ये डिफरेंट एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, करेक्ट? इंसुलिन की हम बात करें तो अगेन ये बीटा डी फ्रक्टोज इसमें रहता है, ठीक है? इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोसेकेराइड है वो क्या है, बीटा डी फ्रक्टोज, राइट? ये स्टोर करता है ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स, करेक्ट? अब और ये डिफरेंट डिफरेंट आप पढ़ सकते हो, इसमें से कुछ तो आप याद कर लेना, अगर एमसीक्यूज में बनते हैं तो आपके लिए ये हेल्प करेगा बच्चों, ठीक है? अब वहीं हम बात करें सेल्यूलोज और काइटिन की, अगेन क्या है, ये पॉलीसेकेराइड्स है ना? सेल्यूलोज की बात करें तो इसमें भी बीटा 1,4 लिंकेज प्रेजेंट होता है, बीटा 1,4 लिंकेज, ठीक है? काइटिन की बात करें तो इसमें नैम और नैग 2 यूनिट्स चलती हैं। हम बात करें काइटिन्स की तो नैम और नैग के में इसमें कॉन्फॉर्मेशंस चेंज होते हैं, ठीक है? जैसे एन एसिटाइल डी ग्लूकोज अमीन, ठीक है? इतना क्लियर हुआ? ये बात होगी आपके सेल्यूलोज और काइटिन की, क्लियर? अब बात करते हैं फैटी एसिड्स की। हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है? जिसमें हमने पढ़ा मोनोसेकेराइड्स, डायसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। उसमें डिफरेंट डिफरेंट हमने क्या देखे, कंपोजिशंस देखे। मोनोसेकेराइड्स में भी हमने कुछ और उसमें फिनोमेना देखा थे, जिसमें हमने स्टीरियो आइसोमर्स, कायरल और एकायरल कार्बन्स देखे, राइट? नाउ कम टू द फैटी एसिड्स और लिपिड्स। फैटी एसिड्स अगेन क्या है, ये लिपिड्स हैं, करेक्ट? अब ये भी क्या है, बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं तो बायोमॉलिक्यूल ही होंगे यार, है ना? चलिए, अब इनमें 2 चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी? एक तो हो गया कि ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर। अब ये नॉन पोलर क्या है ना? अब इसी में एक आता है हाइड्रोफोबिक, जो कि हमने पहले भी पढ़ा है, टर्म तो सुना ही सुना होगा, या सुनो, सुना सुना है या सारा सुना सुना ही है? ऐसे भी कोई बैठे हैं कि सब सुना है? नहीं भाई, सुना सुना तो रखो कम से कम, है ना? सो दैट आके एग्जाम में आपको याद तो आ जाए कि कहीं तो पढ़ा था। सुना सुना तो है, सुना सुना ना हो पूरा, है ना? चलिए, जोक्स अपार्ट, यहाँ पे हम बात करें पोलर और नॉन पोलर्स की, तो पोलर्स क्या होते हैं, है ना? आप में से बहुत से बच्चों को पता भी होगा कि पोलर एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो वाटर में कैसे होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है? यस और नो? वहीं हम बात करें नॉन पोलर्स की, तो ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वाटर में क्या नहीं है, डिजॉल्व नहीं होते हैं। कैसे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिजॉल्व होंगे। वाटर में नहीं होंगे तो कहीं तो होंगे, कहाँ होंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक मटेरियल मैटर्स में ये क्या होता है, डिजॉल्व होते हैं, बट नॉट इन वाटर, करेक्ट? अब वहीं हम बात करें हाइड्रोफोबिक। फोबिक से फोबिया सबको पता होगा, अगेन फोबिया क्या होता है, किसी चीज़ का डर, ठीक है? अब हाइड्रो नाम में ही है, हाइड्रो से वाटर हम सबको पता है ना? सो हाइड्रो का फोबिया इट मीन्स कि वाटर से फोबिया। अब वाटर से फोबिया किसे होगा, जो पानी को पसंद नहीं करते हैं। इट मीन्स कौन, अपने लिपिड्स। अपने जो लिपिड्स हैं वो पानी को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, है ना? तो वो उनसे डरते ही रहते हैं, हाइड्रोफोबिया है उनको, ठीक है? और वो कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है? वाई नॉन पोलर इन नेचर, जस्ट बिकॉज कि वो पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में ही डिजॉल्व होते हैं, क्लियर? वहीं हम बात करें लिपिड्स तो हो गए, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वो कैसे होते हैं, यस, हाइड्रोफिलिक होते हैं नेचर में, है ना? पोलर नॉन पोलर टर्म क्लियर हुआ, हाइड्रोफोबिक क्लियर हुआ। इसी में एक टर्म आता है आपका हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, अब हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लविंग, क्लियर? फिलिक का मतलब होता है लविंग इन नेचर, ठीक है? हाइड्रो मीन्स पानी का लव, क्लियर? सो ये क्या हो जाएंगे, हाइड्रो लविंग, क्लियर? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक, क्लियर? ये चीज़ें क्लियर हुई नाउ? अब आते हैं हम किस पे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अगेन ये मैंने पहले भी आपको किया था, अब मैं फिर से कर देती हूँ। सैचुरेटेड्स क्या होते हैं, अगर हम बात करें सैचुरेटेड, है ना?
अभी हमने देखा था कि कार्बन्स जो हैं उसकी वैलेंसी 4 होती है, फिर मैंने उसमें बताया था कि हर व्यक्ति चाहता है भाई स्टेबल होना, स्टेबल का कुछ कॉन्सेप्ट आया था, यस और नो। सो सैचुरेटेड जितने भी रहेंगे वो कैसे रहेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल रहेंगे। और इनमें जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, अगेन देखो बॉन्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है ना, बॉन्ड्स जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे, सिंगल बॉन्ड। इट मीन्स कि ऐसे दो कार्बन्स के बीच में जहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो वो कैसे रहेंगे, सैचुरेटेड। ठीक है, कैसे रहेंगे, सैचुरेटेड। क्लियर। वही मैं बात करूं अनसैचुरेटेड की, अनसैचुरेटेड वर्ड याद आ रहा है, कहाँ देखा था हमने, यस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, है ना, जहाँ पे उसका अनसैचुरेटेड फॉर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था, कुछ याद आ रहा है, रिकॉल कर पा रहे हो, क्यों याद क्यों था ज़रूरी, बिकॉज टू मेंटेन इट्स फ्लूइडिटी, राइट। उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करने के लिए उसका अनसैचुरेटेड होना ज़रूरी था। उसमें आपने और भी चीज़ें देखी थी, क्या चीज़ें देखी थी, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा था, याद आ रहा है, यस और नो, ये फॉस्फोलिपिड देखा था, या सुनो देखा था ना, उसका ये वाला जो टेल था वो कैसा था, सैचुरेटेड था, या सुनो। और ये वाला जो टेल था वो कैसा था, थोड़ा सा क्लिंग्ड था, थोड़ा सा टिल्टेड था, वो कैसा था, अपना अनसैचुरेटेड था नेचर में, या सुनो। और यही जो टिल्टेड फॉर्म था ना, यही बहुत बड़ा धुरंधर था उसका, राइट। वो क्या कर रहा था, उसको फ्लूइडिटी मेंटेन करने में काम कर रहा था, सो दैट जो एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशंस हैं उस कंडीशन में भी हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसको क्या ना करे, फ्रीज ना करे, है ना, प्रॉपर उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन रखे, इसलिए उसका यहाँ पे क्या था, मेन रोल था। क्लियर। सो अनसैचुरेटेड एसिड्स की बात करें, अनसैचुरेशन की बात करें, तो इसमें क्या होता है बच्चों, जो कार्बन्स होते हैं उनके बीच में या तो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर, इतनी चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम बात करें थोड़ा सा एनर्जी, थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं यार एनर्जी की, अगर हम बात करें, है ना, मैं ये क्यों कर रही हूँ, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो, है ना, कहीं भी बीच में आपको ये ना हो कि हमने बस इतना पढ़ा था तो ये आ गया तो ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि छोटी छोटी चीज़ों में भी सारे लेवल पे जाके हम अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकें, ठीक है। एनर्जी की अगर हम बात करें, एनर्जी की, सो जो सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, है ना, तो सिंगल बॉन्ड्स को जब भी ब्रेक डाउन, क्यों क्यों ब्रेक डाउन, भाई मॉलिक्यूल्स को हम ब्रेक भी तो कर रहे हैं, जैसे हम फॉर्मेशन देख रहे हैं वैसे हम उसका ब्रेक डाउन भी तो देख रहे हैं, हाइड्रोलिसिस भी तो देख रहे हैं, हमें तो ऑल दो एनर्जी चाहिए है ना। तो जो भी हमारे अंदर के जो कंपाउंड्स हैं जो हम खाते पीते रहते हैं उनको ब्रेक डाउन भी तो करते हैं, तभी तो हमारी बॉडी उसे यूटिलाइज कर पा रही है, यस और नो। तो उसे जैसे फॉर्मेशन पता है वैसे उसे ब्रेक डाउन भी पता है ना। जब भी दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो कैसी होती है, लेस होती है। इट मीन्स कि जब भी हमें सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना हो तो हमें कितनी कैसी एनर्जी चाहिए, कम, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें डबल बॉन्ड की तो फर्स्ट वाले से तो हमें थोड़ी सी इसमें ज़्यादा चाहिए होती है। और अब हम बात करें ट्रिपल बॉन्ड्स को, तो ट्रिपल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए तो और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर, एनर्जी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्लियर हुए आप लोगों को। नाउ अब बात करते हैं, ये तो हो गए अपने सिंपल वे में कि सैचुरेटेड कार्बन्स या सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम इसे यूटिलाइज करते हैं अपने लिपिड्स पे। क्लियर, अब हम लिपिड्स की बात करें तो जो मॉलिक्यूल्स है ना वो सैचुरेटेड किस फॉर्म में होंगे वो हम देख लेते हैं। पहले तो आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक आपका चेन है, ठीक है, ये हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक। यहाँ पे आपका क्या हो गया, डबल बॉन्ड OH। क्लियर। अब मैं बात करूँ अगेन यहाँ से, इसके फर्स्ट हो जाएगा ये कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, यहाँ पे क्या होते हैं CH2 हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, और 12 वाला जो होगा ना यहाँ पे CH3 या मीथेन ग्रुप होगा। देखो मीथेन ग्रुप याद आ रहा है, मीथेन ग्रुप रहेगा, ठीक है। वाई, बिकॉज यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड, यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी है बच्चों, सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। इट मीन्स कि ये वाला जो आपका लिपिड रहेगा, ये जो आपका फैटी एसिड है ये कैसा रहेगा, सैचुरेटेड होने वाला है, बोलो यस और नो, ऑफकोर्स रहने वाला है, ठीक है। अब वहीं हम बात करें किसकी, डबल बॉन्ड्स, इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे आपका हो गया पाल्मेटिक एसिड, है ना, स्टीरिक एसिड, ये कंडीशंस हो गई, राइट। अब हम बात करते हैं किसकी, अपने अनसैचुरेटेड एसिड्स की, अनसैचुरेटेड लिपिड्स की, ठीक है। अनसैचुरेटेड में अगेन मैंने आपको क्या कहा था कि डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब मैं बात करूँ ओलिक एसिड की, तो ये जो है ना, अब इसमें कार्बन्स को काउंट करो, देखो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसको रिप्रेजेंटेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन का भी एक तरीका होता है, कौन सा, जो भी आपका लिपिड लिखा हो ना उसके बाद आपके कोलोन्स यूज होते हैं, राइट। जैसे मैं आपका बात करूँ इसका अपना ओलिक एसिड की, क्लियर, अपना ओलिक एसिड हो गया, है ना, ओलिक एसिड, क्लियर। अब मैं इसको बोलूँ तो इसमें कितने थे, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,
राइट। कितने कार्बन थे टोटल? 18, यस और नो? 18 कार्बन थे, ठीक है। अब कोलोन लगा दो, राइट। कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यस और नो? यस और नो? कौन से कार्बन पे प्रेजेंट है? 9th कार्बन पे प्रेजेंट है। अब इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ये समझ में आ रहा है? ऑल्दो ये आपको एग्जाम में नहीं लिखने को बोलेगा कि आप उसको रिप्रेजेंटेशन समझाओ, बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आपको कोई भी लिपिड दे दिया जाए तो वो कैसा है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, या लिपिड्स को आपको डिफाइन करने को दिया जाए तो एटलीस्ट आप उनके एग्जाम्पल्स तो दे पाओ, है ना। जैसे ही आप लिपिड्स को क्लासीफाई करो तो उसके एग्जाम्पल भी तो इंपॉर्टेंट है, यस नो? तो आपको वहाँ पे अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो ना तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। अब हम बात करें कि इसमें कितने टोटल कितने थे? 18, यस और नो? 18 क्या थे? कार्बन्स थे, नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। फिर उसके बाद कोलोन लगाया जाता है, ये कितने क्या शो करने के लिए? ये जो है ये आपका क्या 18 जो है वो क्या शो कर रहा है? आपके नंबर ऑफ कार्बन्स, यस और नो? ठीक है। रेशियो में सॉरी, कोलोन के बाद जो 1 है वो आपके क्या शो कर रहा है? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड तो नहीं, डबल बॉन्ड, ठीक है। ये क्या शो कर रहा है? डबल बॉन्ड। अब ये जो आपका ट्राइंगल है या थीटा, ये जो है इसके ऊपर जो हमने 9 लिखा है, ये क्या शो कर रहा है बच्चों? जो आपका डबल बॉन्ड है वो किस कार्बन नंबर पे प्रेजेंट है ना? किस कार्बन नंबर पे प्रेजेंट है ना? किस पे था? 9th कार्बन पे तो प्रेजेंट था, 9th कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। इसको शो करने के लिए हम यहाँ पे ट्राइंगल या थीटा के ऊपर 9 लिखते हैं। या इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखो, है ना, और ये वाला काउंट मत कर लेना कि माँ यहाँ पे भी तो आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड, नो, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, राइट। हम बात कर रहे हैं कार्बन्स के बीच की, है ना। यहाँ पे क्या है? फंक्शनल ग्रुप। और हमने जो अभी सैचुरेटेड, नॉन सैचुरेटेड, मैंने अभी क्यों बताया था? किसकी बात हो रही थी वहाँ पे? 2 कार्बन्स के बीच की, है ना। अदरवाइज आप में से एक धुरंधर बोले कि यहाँ भी तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये कंफ्यूज मत होना, है ना। जब भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात आती है वो किस में होती है? कार्बन्स के बीच में, ठीक है। कि नंबर ऑफ कार्बन्स के बीच, 2 कार्बन्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, राइट। क्लियर? यस, इसको बहुत आराम से और अच्छे से समझो इस चीज़ को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने कुछ अनसैचुरेटेड्स की, ठीक है। तो इसमें आपके हो गए लिनोलिक एसिड्स। लिनोलिक एसिड, इसको देखो प्रेजेंट करने का वही तरीका, ये जो डेल्टा है ना, ट्राइंगल जो मैं बोल रही हूँ, देखो 18, इट मीन्स कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें? 18 है। 2 है, इट मीन्स कि क्या कितने प्रेजेंट है इसमें? 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, राइट। अब मैं बात करूँ कि डेल्टा 9 और 12, दो नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, 2 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन से कार्बन पे? एक तो हो गया 9th कार्बन, एक हो गया 12th कार्बन। सी उसका रिप्रेजेंटेशन, राइट। वहीं पे हम बात करें आर्किडोनिक एसिड्स की, तो इसमें कितने हैं टोटल? 4, 20 कार्बन्स। कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट है? 4। और किस किस पे प्रेजेंट है? 5th कार्बन पे, 8th कार्बन पे, 11th कार्बन पे एंड 4th कार्बन पे। क्लियर हुआ ये चीज़? नाउ आराम से, इजी समझ में आ रही है? नाउ कुछ बात करें हम सिंपल लिपिड्स की। ये तो हमारे हो गए सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, जिसमें हमने बहुत भारी भरकम से देख लिया, है ना। नाउ अगर अब हम बात करते हैं किसकी? अपने सिंपल लिपिड्स की। तो सिंपल लिपिड्स में अपने क्या आ जाते हैं? जैसे अपना है ट्राइग्लिसरॉल, जो कि क्या काम करता है? एक स्टोरेज का काम करता है, राइट। और ट्राइग्लिसरॉल्स में टैग्स, है ना, एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड्स। एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड्स आर कॉल्ड ट्राइग्लिसरॉल्स। क्लियर? प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज है, देखो, है ना। एडिपोज टिश्यूज, एडिपोज जो वर्ड है ना, ये आपके फैट से रिलेटेड है। इट मीन्स कि ये जो टिश्यूज हैं वो क्या है? फैट स्टोरेज, फैट स्टोरिंग टिश्यूज हैं। क्या करेंगे? ये फैट को स्टोर करेंगे, ठीक है। ये आप बायो में याद रखना कि एडिपोज वर्ड जब भी आ रहा हो, एडिपोज टिश्यूज की बात हो रही है, एडिपोज वर्ड की जब भी बात हो रही है वो रिलेटेड होता है फैट से। अगेन लिपिड, लिपिड भी एक फैट है, फैटिक लिपिड, राइट। तो किससे कनेक्टेड है? ये फैट स्टोर से, ठीक है। वहीं हम वैक्सेस की बात करें तो ये भी कैसे होता है? लिपिड्स होते हैं, हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है, लाइक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल एस्टर्स। क्लियर? इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। नाउ कंपाउंड लिपिड्स की बात करें, सो अपना जैसे हो गया एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स हो गए। एम्फीपैथिक, अगेन एम्फीपैथिक का क्या मतलब है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें आपका हाइड्रोफोबिक, ठीक है, इट मीन्स कि पोलर प्लस नॉन पोलर। क्लियर? पोलर और नॉन पोलर दोनों के कैरेक्टर्स हों, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक, ठीक है। अब आपको याद हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यही वाले मॉलिक्यूल्स तो थे, फॉस्फोलिपिड्स ही तो थे, राइट। फॉस्फोलिपिड्स क्या कर रहे थे? जो इनका हेड वाला पोर्शन था वो वाटर लविंग था, और जो टेल पोर्शन था वो क्या था आपका? वाटर रेपेलेंट था,
यस, रेपेलेंट मीन्स कि वो दूर भगाता था यार, उसको फोबिया, राइट। सो हाइड्रोफोबिक या रेपेलेंट, वाटर रेपेलेंट, वो दोनों सेम ही चीज़ है ना। अब ये दोनों के कैरेक्टर रख रहा है, इट मीन्स कि ये कैसा मॉलिक्यूल है, एक एम्फीपैथिक है। ये चीज़ क्लियर हुई। ये टर्म भी आपके यूज़ होती है बच्चों, जब भी मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, समटाइम्स ये पूछा जाता है कि एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल क्या है उसमें, राइट। चलिए अब हम बात करें कि इसेंशियल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, हम देख चुके हैं, है ना। और ये वाली हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड है, क्यों है, कैसे है, क्या काम करती है, राइट। इतनी चीज़ क्लियर हुई, यस और नो। अब यहाँ का जो इसका हेड वाला जो पोर्शन है वो क्या होता है, एक पोलर होता है, वेयर इज जो टेल पोर्शन है वो कैसा होता है इसका, यस कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक। क्लियर। अब देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉइटीज हैं, राइट। जैसे अपना हो गया ग्लिसरॉल्स हो गए, है ना, कोलिन्स हो गए, राइट, फॉस्फेट्स हो गए, ये सब मिलके उसका हेड पोर्शन बनाते हैं, राइट। और वहीं अगर हम बात करें उसके टेल की या किक्ड वाले जो स्ट्रक्चर है उसकी, वहाँ पे वो क्या होता है, लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। देखो ये आप देख सकते हो, ये इसके केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेचर वो है उसका, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन, राइट। जैसे इस फिंगोसिन हो गए, फैटी एसिड्स हैं यहाँ पे, है ना, फॉस्फोकोलिन्स हो गए, राइट। क्लियर। नाउ ये हो गई अपनी बात किसकी, अपने लिपिड्स की, ठीक है। इसी में एक आता है अपना कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, जो कि एक स्टीरॉइड भी है, ठीक। इसका फंक्शन क्या होता है, अगेन अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी को मेंटेन करने में, राइट। ये एक स्टीरॉइड हार्मोन है, ठीक है, स्टीरॉइडल और विटामिन डी के लिए, ठीक है, रेगुलेट करता है मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को और उसकी परमिएबिलिटी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहले से ही डिस्कस कर रहे हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है, जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं उसमें, वो उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं, ठीक है। क्लियर। नाउ कम टू दी अमाइनो एसिड्स, अगेन वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके सारे स्लाइड्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट्स आप धीरे धीरे नोट डाउन करने हो, आप नोट डाउन कर सकते हो। वैसे तो मैं इसका पीडीएफ आपको लिंक में दे ही दूंगी, ऑल्दो कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ नोट करा रही हूँ वो आप लिख सकते हो, ठीक है। नाउ अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो ये जो है वो बेसिक यूनिट्स होते हैं किसके, प्रोटीन्स के। बेसिक फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं किसके, किसके, प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स किससे रिलेटेड है, अमाइनो एसिड प्रोटीन से, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें 1 अमाइनो एसिड, 2 अमाइनो एसिड, 3 अमाइनो एसिड, 4 अमाइनो एसिड, 5 अमाइनो एसिड, ये मिलके ही क्या बनाते हैं, क्या फॉर्म, ये जो चेन स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन। क्लियर। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको अमाइनो एसिड्स दिए हैं, ठीक है। अब अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो अमाइनो एसिड्स जो हैं बच्चों वो कितने टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया आपका इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स को मैं ऐसे शो करूंगी, ठीक है। क्या हो गया अपना इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, सेकंड हो गए आपके नॉन इसेंशियल। अब ये दोनों क्या होते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड्स जो आपकी बॉडी खुद बना रही है उसे आप क्या बोलोगे, नॉन इसेंशियल। भाई वो खुद बना सकती है ना, आपकी बॉडी खुद बना सकती है, तो उसे ज़रूरत क्या है उस चीज़ की, वो तो अपना काम कर लेगी, राइट। बट वहीं अगर हम बात करें इसेंशियल्स की, तो इसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर होते हैं, जो हमें डिफरेंट सोर्सेज से चाहिए होते हैं, राइट, जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना पा रही है, ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अब इसमें भी अगर हम फर्दर कैटेगराइज करें तो इसमें भी एक आते हैं अपने कैसे, ये कैसे आते हैं, इसमें भी पोलर होते हैं, पोलर अमाइनो एसिड्स, फिर नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स। क्यों होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब हम देखने वाले हैं ना, इनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, राइट। इनका फॉर्म आपको इसके इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। जैसे आपको अमाइनो एसिड्स के बारे में लिखने को दे दिया जाए, ठीक, या उसमें से किसी दो का नाम दे दिया जाए, उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करो, ऐसे भी आता है। न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशंस भी आते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बारे में आपको शो करना है, उसका लिखना है, उसका नेचर बताना है, ठीक है, कि उसका नेचर कैसा होता है, इसेंशियल है, नॉन इसेंशियल है, पोलर है, नॉन पोलर है, ठीक है, एसिडिक है, बेसिक है, ये सारी चीज़ें भी आती हैं। एसिडिक नेचर, इनके नेचर्स होते हैं ये, ठीक है, एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, ठीक है। फिर चार्ज्ड और नॉन चार्ज्ड, ठीक है। फिर आपका आ जाता है इसी में, ये सारे हो गए। फिर आपका आ जाता है जैसे रिंग वाले जो हैं, ठीक है, ये वाले भी आपको आते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई ना। अब हम इनका बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, सो अमाइनो एसिड्स में अमाइन ग्रुप होता है, राइट। इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो एक आपका हो गया कार्बन, ठीक, ये चीज़ समझ में आ रही है। यहाँ पे आपका एक तो हो जाता है अमाइन ग्रुप, ठीक है, क्लियर। और वहीं पे एक हो जाता है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप,
करेक्ट, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट। फिर ये आपके अलग अलग ग्रुप्स हो सकते हैं, क्लियर। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं बच्चों, ये तो कंफर्म है कि इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक अमाइन ग्रुप होगा, ठीक है। जब भी हम अमाइनो एसिड की बात करें तो वहाँ पे क्या होगा, एक अमाइन ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, राइट। एक साइड चेन होगी जिसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। और वहीं पे अगर हम चेन के फॉर्मेशंस की बात करें कि हम डिफरेंट डिफरेंट क्या पढ़ेंगे, प्रोटीन्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो ये चेन्स हैं या ये हाइड्रोजन है, ये डिफरेंट डिफरेंट अगेन साइड चेन से क्या हो सकते हैं, अटैच्ड हो सकते हैं, क्लियर। इतनी चीज़ समझ में आ रही है नाउ। अब हम बात करें इनके क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन होता है ना, जिसमें ये वाला जो कार्बन है, ये इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ये तो हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये दो फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, एक हो जाता है आपका एल अमाइनो एसिड्स और दूसरा इसके कॉन्फर्मेशंस के बेसिस पे हो जाता है डी अमाइनो एसिड, ठीक है। सो अमाइनो एसिड जब भी राइट साइड पे प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं डी अमाइनो एसिड, और एक होता है एल अमाइनो एसिड जो जब ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो। ये हो गए बच्चों कैपिटल एल और कैपिटल डी की बात। मार्क माय वर्ड्स, ये बात हो गई किसकी, कैपिटल एल और कैपिटल डी की, जो ये शो करते हैं कि अमाइनो एसिड किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है, एक राइट में है या लेफ्ट में है, क्लियर। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है स्मॉल एल और स्मॉल डी का। ये उसके रोटेशन के बेसिस पे बताता है कि अमाइनो एसिड लीवो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ठीक है। इज दिस क्लियर, यस और नो? यस। तो स्मॉल एल और स्मॉल डी और कैपिटल डी को एक ही समझने की कोशिश कृपया ना करें, ठीक है, दोनों ही अलग अलग होते हैं, क्लियर। नाउ ज्विटर आयंस क्या होते हैं, ठीक है, ज्विटर आयंस, ठीक है। अब ज्विटर आयंस अगर हम देखें सो आयन एक तो ये है, बट ज्विटर आयन ही क्यों बोल रहे हैं, तो जनरली क्या होता है, जो फिजियोलॉजिकल पीएच होता है अपना 7, इस पर क्या होता है, जो अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, चार्ज्ड हो जाते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ, जैसे ये आपका अल्फा कार्बन था, राइट, यहाँ पे हम बात करें COOH बॉन्ड, हेयर इट इज़ अमाइनो बॉन्ड, ठीक है, NH2 था, यहाँ R कर लो और यहाँ H कर लो, ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, राइट। अब मैं बात करूँ इसकी, तो ये इधर का जो हाइड्रोजन था ना वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में, ये कंडीशन कब होती है, जब आपका pH 7 होता है, जब आपका फिजियोलॉजिकल pH 7 हो, उस कंडीशन में जो आपका यहाँ से हाइड्रोजन एटम है वो कहाँ चला जाता है, आपके अमाइन ग्रुप पे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से कहाँ पहुँच जाता है, अमाइन ग्रुप पे। इस कंडीशन में क्या फॉर्म हो जाता है, ये सपोज दिस ये NH3 हो जाएगा, यस और नो, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। अब ये जो आपका सिंपल था, ये यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज्ड हो गया, है ना। और ये जो नेट चार्ज, जो ये नेट चार्ज की अगर हम बात करें, तो नेट चार्ज अभी भी इसमें क्या है, जीरो है, बैलेंस्ड है बट जीरो है, बट ये क्या है, पोलैरिटी इसकी बढ़ा दिया है। इट मीन्स कि इसको हम क्या बोल रहे हैं, ज्विटर आयन, है ना। दो पोलर, देखो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर उसको कैंसिल आउट कर देगा, क्लियर। इट मीन्स कि जो नेट चार्ज है ना बच्चों, वो तो जीरो है बट पोलर कर दिया इसको, है ना। अगर हम बात देखें तो अगेन ये कैसा है, एक्टिव है ना। ऐसा तो नहीं है कि इनएक्टिव है, इनएक्टिव फॉर्म तो इसका ये था, इनएक्टिव था मतलब ये स्टेबल फॉर्म था, ये अनस्टेबल फॉर्म है, तो ये क्या कर दिया, इसको डायपोलराइज कर दिया, क्लियर। इस फिनोमेना को या इस स्टेट को ही हम क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन स्टेट कहते हैं, क्लियर। ये हो गई अपने ज्विटर आयन की बात। अब अगर मैं बात करूँ इनके नॉमेनक्लेचर की, हाँ इनमें भी नॉमेनक्लेचर होता है, देखो। अब मैं बात करूँ जैसे, ठीक है, ये आपके हो गए कोई अमाइनो ग्रुप, ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो गया COOH, ये हो गया NH2, क्लियर, ठीक। अब फिर बात करूं कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा बच्चों, तो यहाँ पे एक कंडीशन आती है, ये अल्फा कार्बन है, आपको पता है यहाँ पे अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है, क्लियर। अब मैं बात करूँ इसकी, तो इसका अगेन ये कैसा हो जाएगा, आपका अल्फा कार्बन, क्लियर। इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, बीटा, अल्फा बीटा गामा, ऐसे इनका चलता रहता है, ठीक है। फिर ये जैसे हो जाएगा अपना डेल्टा एंड सो ऑन, ठीक है, एप्सिलॉन, ठीक। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो फर्दर जैसे जैसे मूव करते हैं तो ये ग्रीक लेटर्स में इनके क्या होता चलता है, ये ग्रीक लेटर्स में इनका नॉमेनक्लेचर होता रहता है। ये चीज़ समझ में आ रही है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, ऐसे इनका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है, जब आप फॉर्मेशंस देखोगे ना डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के, जब आप मॉलिक्यूलर वो बनाओगे, स्ट्रक्चर्स बनाओगे, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि अल्फा बीटा का प्रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है, किस बेसिस पे दिया जा रहा है ना। इनके बेसिस पे ही इनके नेम्स भी चेंज हो जाते हैं, क्लियर। इतनी चीज़ क्लियर हुई नाउ। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड की, ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड। अब मैं आपसे बोलूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स आप ये बताओ कि कौन सा स्टैंडर्ड है, कौन सा नॉन स्टैंडर्ड है, ठीक है। आप क्या सोचोगे उस बारे में। सो जो नॉन स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ना, वो
ये नॉन स्टैंडर्ड्स जो है ना, ये अपने बायोलॉजिकल जो अपनी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आपकी बॉडी में चल रही हैं, अदर एनिमल्स की बॉडी में चल रही हैं, उसमें ये क्या करेंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनका कोई इन्वॉल्वमेंट एज सच नहीं रहेगा। दैट्स वाई दीज आर नॉन स्टैंडर्ड। बट स्टैंडर्ड जो रहेंगे ना, ये अपना बायोलॉजिकल में फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, है ना, उसमें आप ये क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर? तो ऐसे अमाइनो एसिड्स जो ऐसे प्रोटीन्स को कोड कर रहे हैं या बायोलॉजिकली एक्टिव है ना, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको आप क्या बोलोगे, स्टैंडर्ड अमाइनो। क्लियर? ये चीज़ें आपको क्लियर हुई? नाउ प्रोटीन्स की अगर हम बात करें बच्चों, सो अभी हमने देखा था कि जो अमाइनो एसिड्स हैं, जो अमाइनो एसिड्स क्या थे, बेसिक यूनिट्स तो ये थी प्रोटीन्स की, राइट? डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिलके ही तो प्रोटीन्स कोड कर रहे थे, करेक्ट? अब मैं आपसे बोलूँ कि डिफरेंट अमाइनो एसिड्स मिलके जब एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन्स। क्या बोला मैंने? जब डिफरेंट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, सिंगल चेन स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोटीन्स। क्लियर? अब इनमें जो लिंकेज होता है, हमने देखा था कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड्स। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई? ये होते हैं अपने प्राइमरी। क्लियर? यस और नो? इट मीन्स कि इन्होंने एज अ सीक्वेंशियल चेन क्रिएट कर लिया, है ना। मैं इसको और अच्छे से बोलूँ, सो सीक्वेंशियल चेन फॉर्म कर लिए। ठीक है, किसमें, प्राइमरी में। अब प्राइमरी को हम किससे नोटिफाई करते हैं, 1 के ऊपर डिग्री का साइन लगा दो। ठीक है, इट मीन्स कि ये कैसे है, प्राइमरी है। क्लियर? ये कैसे है? अब मैं जहाँ भी आपको सेकेंडरी के लिए ये, टर्शरी के लिए ये करती मिलूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी, इसे हम सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। क्लियर? ये कुछ डिफरेंट इनके कॉन्फर्मेशंस होते हैं। ठीक है, हमने रामाचंद्रन प्लॉट में मैंने आपको ये टर्म यूज़ किया था कि प्रोटीन्स के डिफरेंट कॉन्फर्मेशंस होते हैं, उसके बेसिस पे उसे उन प्लॉट में क्या करा था, स्पेस दिया गया था, है ना। और वो स्पेस देने वाले कौन थे, रामाचंद्रन थे, इसलिए उस प्लॉट का नाम क्या पड़ा था, रामाचंद्रन प्लॉट। क्लियर? ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि जो एक सीक्वेंस होगा चेन में, वो आपका क्या कहला रहा है, प्राइमरी प्रोटीन्स। क्लियर? ये हो गई प्राइमरी प्रोटीन्स की, अच्छी बात है। अब ये वाले जो चेन्स हैं, ये और मिलके डिफरेंट डिफरेंट चेन्स बना लेंगे, उसको आप क्या बोलोगे, सेकेंडरी। क्लियर? फोल्डिंग इनटू अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट्स। अल्फा हेलिक्स आपके क्या हो जाएंगे, जैसे एक हेलिकल फॉर्म बना लिया डिफरेंट अमाइनो एसिड्स ने मिलके। ठीक है, अब ये हेलिक्स में ये जो दिखेंगे ना आपको, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी। ठीक है, ये वाला जो कॉन्फर्मेशन है क्या हो गया, ये आपका अल्फा हेलिक्स। ठीक है, अब ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट अल्फा हेलिक्स मिलके आपस में जब जुड़ जाए, ये जैसे ये जो है, ये आपस में जब मिल जाए, है ना, अगेन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, राइट। ये आपस में जब मिल जाए, शीट लाइक बीटा शीटेड प्लीट बना लें, ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसे आप बोल रहे हो बीटा प्लीटेड शीट, बीटा प्लीटेड शीट। क्लियर? ये आपके आते हैं किसमें, सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी में आपके ये इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी में क्या मिलते हैं आपको, अल्फा और बीटा प्लीटेड शीट्स। यस, जो स्टेबलाइज होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। अब भाई 2-3 चीज़ों को आप, 2 चेनों को या 4 से 5 चेनों को जब आप आपस में ज्वाइन करोगे, तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको भी तो इंटरकनेक्टिविटी चाहिए, इंट्रा कनेक्टिविटी चाहिए, यस और नो, है ना। जैसे मैं बोलूँ आपसे, आप ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाओ जहाँ पे आप सारी चीज़ों को ऐड कर सको, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपको उस नेट का बनाने में कोई ज़रूरी थोड़ी कि आप एक बाउंड्री के अंदर ही कर दो, उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर एक्टिविटी भी तो, कनेक्टिविटी भी तो चाहिए, है ना। तो आप छोटे छोटे जॉइंट्स भी तो दोगे, या सुनो, वो छोटे छोटे जॉइंट्स देने का जो काम कर रहे हैं ना, वो कौन करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स करते हैं। अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंपॉर्टेंट, जो कि आपके न्यूक्लिक एसिड्स में भी प्रेजेंट होती है। क्लियर? वो भी सब बॉन्डिंग कराने में हेल्प करती है। ठीक है, मेजर बॉन्ड्स की अगर हम बात करें अमाइनो एसिड्स में या प्रोटीन्स में, तो वो जो लिंकेज जो पाया जाता है, वो जनरली अगर आपसे मैं बोलूँ कि प्रोटीन्स में कौन से बॉन्ड्स पाए जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स। ठीक है, बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि उसके अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स में जो है कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो वहाँ पे आप, या उसमें जो लिंकेज है वो किसके बेसिस पर प्रेजेंट है, तो अगेन आप क्या बोलोगे, उसको जो स्टेबलाइज करा रहे हैं वो कौन करा रहे हैं, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर? ये चीज़ समझ में आ रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ टर्शरी प्रोटीन्स की बच्चों, सो ये बीटा प्लीटेड शीट डिफरेंट साइज़ के आपस में मिलके क्या बना रहे हैं, टर्शरी। और वो जब और आपस में मिलके पूरा का पूरा डिफरेंट सा स्ट्रक्चर बना लिया, इसको हम क्या बोल रहे हैं, क्वाटरनरी। हियर इट इज टर्शरी। क्लियर? अब आपको एक मैं बात बोलूँ कि मैंने आपको बोला कि इसको हाइड्रोलाइज कर दो, इट मीन्स आपको इसको ब्रेक डाउन कर दो। ठीक है, सो ये ब्रेक डाउन होकर सेकेंडरी टर्शरी में कन्वर्ट हो सकता है, यस और नो। बट अगर मैं आपको बोलूँ प्राइमरी को करो, तो प्राइमरी क्या कोई प्रोटीन बनाएगा, प्राइमरी का जब आप ब्रेक डाउन करोगे तो क्या कोई प्रोटीन कोड होगा, ऑफकोर्स नॉट। क्यों? क्योंकि तो वो अमाइनो एसिड्स की चेन है ना, है ना, तो क्या अमाइनो एसिड्स में आ जाएगा, राइट। चीज समझ में आ रही है ये। नाउ नाउ ये 2 अमाइनो एसिड्स थे, वेट सी, ये अमाइनो एसिड्स है, ये आपस में क्या हुआ है, ऐड हो गए, ऐड होकर ने क्या बना लिया, पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू ऐड हुआ है, राइट।
यस और नो। अब वहीं पे ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं ये फर्दर क्या कर रहे हैं, अटैच्ड हो रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सेकेंडरी। सेकेंडरी में क्या था, अल्फा शीटेड और अल्फा हेलिक्स और बीटा शीटेड, बीटा प्लीटेड, क्लियर। फिर टर्शरी एंड देन क्वाटरनरी, क्लियर। अब अगर मैं बात करूँ इसके प्राइमरी स्ट्रक्चर की, तो ये सीक्वेंस होता है डिफरेंट अमाइनो एसिड्स का, क्लियर। जैसे आपका हो गया ग्लाइसिन, ल्यूसिन, साइरिन, सिस्टीन, इसके शॉर्ट फॉर्म्स, इसके सिंगल लेटर कोड्स, ठीक है, और इसका पूरा नाम, ये सब आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्लियर, यस और नो। यस, नाउ ये आपका अमाइनो एसिड, क्लियर। लॉन्ग पेप्टाइड चेन कंटेनिंग लीनियर सीक्वेंसेस ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, क्लियर, ये चीज़ क्लियर हुई। नाउ रामचंद्रन प्लॉट, ठीक है, जिसका हम इंट्रोडक्शन ले चुके हैं ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्टरी क्लास में, है ना, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें हम ये चीज़ पढ़ चुके थे बच्चों, ठीक है। अब हम बात करें कि रामचंद्रन प्लॉट जो है उसके बेसिस पे क्या क्या मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट, कौन कौन से प्रोटीन्स का अरेंजमेंट कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। अगेन मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ कि रामचंद्रन प्लॉट क्या है ना। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस वाले की, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये प्लस प्लस होता है कोऑर्डिनेट, है ना, ये आपका प्लस माइनस कोऑर्डिनेट होता है, यहाँ पे माइनस माइनस होता है और यहाँ पे माइनस प्लस कोऑर्डिनेट होता है आपका, और ये वाला होता है माइनस माइनस कोऑर्डिनेट, क्लियर। अब आपको पता होगा कि ऊपर वाला जो या जो अपसाइड जो होता है वो पॉजिटिव्स में रहते हैं, नेगेटिव वाले में नीचे वाले रहते हैं, क्लियर। एक्सिस हियर इट इज़ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्सिस भी समझ में आते होंगे ना। अब अगर मैं इसके डिग्री की बात करूँ तो ये जो बीच वाला होता है ये आपके 0 डिग्री पे होता है बच्चों, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें इनके सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स की, जिसमें पैरेलल बीटा शीट्स, एंटी पैरेलल, देखो पैरेलल में ये होंगे, है ना, एंटी पैरेलल में आपके अलग हो जाते हैं, ठीक है, एंटी पैरेलल्स हो गए, क्लियर। फिर कोलाजन हेलिक्स की बात करें सो इसकी वैल्यूज, अब मैं यहाँ पे काउंट करूँ, जैसे इनकी वैल्यूज और ऐड करूँ ना तो ये और सबसे ऊपर पाए जाते हैं। तो सबसे ऊपर कौन से प्रोटीन्स मिलते हैं, कोलाजन हेलिक्स, है ना। कोलाजन हेलिक्स को किसने बताया था, इन्होंने, रामचंद्रन ने ही बताया था, राइट। कोलाजन हेलिक्स जो होता है वो पूरे प्लॉट में सबसे ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर मैं उनकी वैल्यूज़ की बात करूँ तो समवेयर इसकी वैल्यू कितनी आती है, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव है, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से इसकी जो एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी, वाई एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी बच्चों कैसी आएगी, पॉजिटिव। और वहीं अगर हम इसको देखें, है ना, तो एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यूज़ कैसी आएंगी, नेगेटिव आएंगी, क्लियर। सो यहाँ पे इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव में कुछ वैल्यूज़ आती हैं जहाँ पे आप इसको कैटेगराइज करते हो, ठीक है। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस आप अभी इतना समझो, क्लियर। वहीं हम बात करें एंटी पैरेलल बीटा शीट्स और पैरेलल बीटा शीट्स के, तो वो कोलाजन हेलिक्स के नीचे आते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स की, अब इसमें राइट हैंडेड जो होता है वो आपके नेगेटिव पॉजिटिव में आता है, और जो लेफ्ट हैंडेड होता है वो पॉजिटिव पॉजिटिव में ही आता है, जो कि बहुत रेयर होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसका जस्ट अपोजिट कर दूं, ठीक है, तो ये वाले जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपके यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, क्लियर, ये चीज़ समझ में आ रही है। और आपका जो नेगेटिव नेगेटिव वाला जो कोऑर्डिनेट था वहाँ पे आपके कोई भी प्रोटीन्स लाई नहीं करते हैं, क्लियर। ये आपका था रामचंद्रन प्लॉट, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको कुछ इसके यूजेस आ सकते हैं, कुछ प्रोटीन्स के बेसिस पे आपसे पूछा जा सकता है, राइट। नाउ टर्शरी एंड क्वाटरनरी ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। ये उसके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फॉर्मेशंस हैं, अगर आप देखो तो ये अल्फा हेलिक्स हो गया, है ना, हेलिकल फॉर्म बना लिया उसने, ठीक है। जो किससे स्टेबलाइज हो रहे थे ये सब, हाइड्रोजन से, क्लियर। वहीं अगर मैं बात करूँ प्लीटेड शीट्स की या बीटा प्लीटेड शीट्स की, जो कि आपका अगेन सेकेंडरी है, ये है ना, सेकेंडरी है। प्राइमरी जो अपने सिंपल चेन वाले थे, है ना, डिफरेंट अमाइनो एसिड जो सीक्वेंस में थे वो आपके प्राइमरी थे, ठीक है। सेकेंडरी में आप ये देख रहे थे अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स, ठीक है। इसमें भी हमने देखा पैरेलल हो गए, एंटी पैरेलल हो गए, ठीक है। एक का कॉन्फर्मेशन अगर ऐसा है तो दूसरे का हेलिक्स ऐसा होगा, ये हो गए अपना एंटी पैरेलल। और पैरेलल में आपके दोनों के जो है कॉन्फर्मेशन सेम डायरेक्शन में होंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे, पैरेलल, राइट। और शीट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये देखो आपस में मिलके एक शीट सा क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, बीटा प्लीटेड। स्टेबलाइज किसके बेसिस पे होते हैं, अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्लियर। नाउ टर्शियरी की बात करें तो ये टर्शियरीज जो है ना ये आपस में और मिलके, अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट डाइसल्फाइड ब्रिजेस की बात होने लग जाती है ना, और आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, अलग अलग फॉर्म, क्यों, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट चेन्स मिल रही हैं, तो उनको स्टेबलाइज होने के लिए और अलग अलग बॉन्ड्स के फॉर्मेशंस की ज़रूरत होती है, वो किस कंडीशन में आता है आपका, टर्शियरी में। और अगर आप इसके कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं काय में, क्वाटरनरी में, क्लियर। ये चीज़ें क्लियर हुई। नाउ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल्स, ठीक है। इसमें अपने आ जाते हैं कौन कौन, इसमें आप इससे क्या फॉर्म होंगे बच्चों, आपके डीएनए, आरएनए, ठीक है, जो कि जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, राइट। अब हम बात करें न्यूक्लिक एसिड्स की, तो न्यूक्लिक एसिड्स का जो कंपोजिशन है वो किस किस से मिलकर बना होता है, शुगर, बेस और फॉस्फेट्स, क्लियर।
किस किस से मिलकर बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स? शुगर, बेस और फॉस्फेट से। शुगर में अपने कौन से होते हैं? राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, राइबोज शुगर आपका कहाँ पे प्रेजेंट होगा? डीऑक्सीराइबोज कहाँ होगा? जो डीएनए है, डीएनए क्या होता है? डीएनए, हाँ जी, जो राइबोज है ये आपका कहाँ प्रेजेंट होगा? आरएनए में, है ना। डीएनए क्या होते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स, ये क्या हो जाएंगे? आपके डीएनए। और राइबोज जो है, राइबोज जो शुगर है वो आपके प्रेजेंट होगी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इट मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब आरएनए। क्लियर? ये डीएनए में होगा डीऑक्सी राइबो, और राइबो नाम से ही है कि राइबो आरएनए में प्रेजेंट होगा। क्लियर? अब हम बात करें बेसिस की बच्चों, तो इसमें 4 बेसिस होते हैं। कौन कौन से? एक तो हो जाते हैं आपके प्यूरिन्स, ठीक है, इनके भी स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं, ठीक है, प्यूरिन्स। और दूसरे हो जाते हैं आपके पायरिमिडिन्स, ठीक है, पायरिमिडिन्स हो गए। प्यूरिन्स में आपका आता है एजी और पायरिमिडिन्स में आता है सीटीयू। अब सीटीयू क्या है? ठीक है, वेट, इसके पहले हम एक चीज़ और कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लें बच्चों, कि अमाइनो एसिड्स की अगर हम बात करें, सो अमाइनो एसिड्स में अभी मैंने आपको बोला था कि अपने इसेंशियल नॉन इसेंशियल्स हो गए, ठीक है, उसके बेसिस पे हमने पोलर और नॉन पोलर्स भी देखे थे, राइट, चार्ज और अनचार्ज भी देखे थे, करेक्ट, बेसिक और नॉन बेसिक्स भी देखे थे। तो पहले हम उनको देख लें कि वो एग्जैक्टली क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे बच्चों अमाइनो एसिड्स जो हैं वो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल में देखे थे हमने, राइट। इसेंशियल में आपके एग्जांपल्स आते हैं लाइक फिनाइल एलेनिन हो गया, है ना, वैलिन हो गए, ल्यूसिन हो गए, थ्रियोनिन हो गया, ट्रिप्टोफैन हो गया। ये सब आप जब अपने बुक्स में पढ़ोगे तो ये आपको चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। इससे रिलेटेड निमोनिक है बच्चों। निमोनिक की अगर मैं बात करूँ तो इसेंशियल के लिए आपका निमोनिक है पीवीटी, टिम HALL, ठीक है। क्या मतलब? ये देखो मैंने अभी कहा था ना, सिंगल लेटर कोड, है ना, फिर 3 लेटर कोड्स, ये सब पूछे जाते हैं, है ना, तो आपको पता होना चाहिए। लाइक ये हो गए अपना, ये हो गए, है ना, फिर ल्यूसिन हो गया, आर्जिनिन हो गया। सो किस किस अमाइनो एसिड को किस लेटर से या कौन से ट्रिपल लेटर कोड से पहचाना जाता है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब वो याद तो आपको करने पड़ेंगे बच्चों, मैं सिर्फ आपकी ये हेल्प कर सकती हूँ कि मैं उससे रिलेटेड आपको निमोनिक्स दे सकती हूँ, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स है ना, वो भी आपको बार बार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि वो पूछे जाते हैं। आपके जो डिटेल्स, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसमें आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर? नाउ अब मैं बात करूँ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की, तो पीवीटी टिम हॉल, इट मीन्स कि आप इसको क्या बोल सकते हो? प्राइवेट सोल्जर नेम्ड टिम हॉल, ठीक है। अब ये प्राइवेट सोल्जर नेम टिम हॉल, प्राइवेट सोल्जर नेम्ड टिम हॉल, प्राइवेट सोल्जर नेम टिम हॉल। क्लियर? ऐसे आप इनके निमोनिक्स के थ्रू इनको याद कर सकते हो। बट आपको ये निमोनिक्स भी याद रखने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगल लेटर अगर कोड है तो किस अमाइनो एसिड के लिए है। जैसे मैं बात करूँ पी की, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पी की, तो पी किसे कोड कर रहा है? फिनाइल एलानिन को, ठीक है, फिनाइल एलानिन। वहीं मैं बात करूँ वी की, ठीक है, वी की अगर मैं बात करूँ तो वी किसे कर रहा है? अपना वैलिन को, ठीक है। ये वाला जो टी हो गया, ये वाला जो टी है, ये किसे कर रहा है? अपना थ्रियोनिन को, ठीक। अब टिम में जो टी है ये अपना कर रहा है ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, है ना, फिर हिस्टिडीन हो गया, ल्यूसिन एंड लाइसिन। क्लियर? अब वहीं बात करूँ मैं आर्जिनिन की, तो आर्जिनिन समवेयर ये सेमी इसेंशियल में भी काउंट किया जाता है, ठीक है, सेमी इसेंशियल में भी आता है ये, ठीक। इतना चीज़ क्लियर हुई। अब अगर मैं बात करूँ, ये हो गया अपने इसेंशियल्स, राइट। अब मैं बात करूँ नॉन पोलर्स, ठीक है, नॉन पोलर अगेन इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपके मैं बात करूँ तो इसमें क्या जाता है अपना, जैसे मैं इसमें बोलूँ गाव हु हैज़ अ लिम्ब, गाव हु हैज़ अ लिम्ब, ये आप किसी का नाम सोच सकते हो, राइट, गाव लिम्ब। इसको मैं पूरा अगर मैं बोलूँ तो ये क्या हो जाएगा अपना? GAVLIMP, ठीक है, गाव लिम्ब। इसका निमोनिक ये हो गया। इसका अब यहाँ पे कोड्स क्या है? ग्लाइसिन का G, है ना, ए का अलेनिन, V फॉर वैलिन, ठीक है, V फॉर वैलिन। यहाँ पे जो V देखा था वो भी अगेन वैलिन था। वैलिन कैसा है? एक नॉन पोलर है। क्लियर? फिर L फॉर ल्यूसिन, I फॉर आइसोल्यूसिन, M फॉर मैथियोनिन, P फॉर प्रोलिन। क्लियर? वहीं अगर मैं बात करूँ पोलर्स की, ठीक है, अब मैं बात करूँ अगर पोलर्स की बच्चों, सो पोलर्स में अपने कौन कौन से आ जाते हैं, है ना, सेंटा नेवर क्विट्स, आप इसे ऐसे कर लो, सेंटा नेवर क्विट्स, क्रिसमस। क्लियर? अब आप बोल्ड लेटर्स जो है ना इसमें, जैसे S हो गया, T हो गया, N हो गया, Q हो गया, C हो गया, अपना Y हो गया, आप इस पे फोकस जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो S है वो सेरिन के लिए है, राइट।
टी जो है यहाँ पे थ्रियोनिन के लिए हो गया, नेवर का जो एन है ना वो एस्पार्जिन हो गया। अब देखो एस्पार्जिन लग तो ऐसा रहा है कि ए से स्टार्ट होना चाहिए, बट वो काय से स्टार्ट होता है, एन से। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा कई बार में याद करनी पड़ेगी सो दैट आप अच्छे से इसको रिकॉल कर पाओ, है ना। तो ये थोड़ा सा आपको बच्चों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, है ना। निमोनिक्स के थ्रू आप याद कर सकते हो कौन से एसेंशियल हैं, कौन से नॉन एसेंशियल हैं, कौन से पोलर हैं, कौन से नॉन पोलर्स हैं। क्लियर। अब यहाँ पे जो क्यू आएगा ये आपका हो जाता है क्या, ग्लूटामिन। देखो ग्लूटामिन अगेन काय से लग रहा है आपको, जी से होना चाहिए, बट स्टार्ट काय से हो रहा है, क्यू से, है ना। 3 लेटर कोड्स की बात करूँ तो मैं इसका होता है GLN। क्लियर। वह जी नहीं होता है ना, साउंड करेगा वो जी लेकिन वो है नहीं। क्लियर। अब मैं बात करूँ यहाँ के सी की, तो ये सी हो जाता है सिस्टीन के लिए, सी फॉर सिस्टीन, है ना। और वाई फॉर यहाँ पे हो जाता है टायरोसिन, टायरोसिन। अब देखो टायरोसिन में भी टी का साउंड आ रहा है, बट एग्जैक्टली ये नहीं है ना। इसका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्लियर। टायरोसिन सिंगल लेटर कोड अगर आप देखोगे तो वाई आता है किसके लिए, टायरोसिन के लिए। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि वाई किसके लिए है, टी किसके लिए है, एस किसके लिए है, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। और हाँ ये आप मैं हेल्प जो निमोनिक्स हेल्प करेंगे आपको, ये इस बेसिस पे कर सकते हैं कि कौन से एसेंशियल हैं, कौन से नॉन एसेंशियल हैं, कौन से पोलर हैं, नॉन पोलर हैं, इस वे में। क्लियर। अब मैं बात करूँ आपको चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स की, ठीक है, चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स की, तो इसमें आपका आ जाता है एक तो हिस्टिडीन हो गया, है ना, ठीक है, एक आपका हो गया आर्जिनिन, एक हो गया आपका लाइसिन। ठीक है। अब इनकी मैं नेचर की बात करूँ तो ये कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है। वहीं पे अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ तो यहाँ पे आपका एस्पार्टिक या ग्लूटामिक एसिड आता है। ठीक है। एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक। क्लियर। तो ये कैसे हो जाते हैं आपके, नेगेटिवली चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज आपके हो गए हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। क्लियर। और ये वाले जो होते हैं बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज हैं ये कैसे होते हैं बच्चों नेचर में, आपसे कोई पूछे कि बेसिक अमाइनो एसिड्स बताओ तो उसमें क्या जाएंगे आपके, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। ठीक है। वहीं पे मैं बात करूँ नेगेटिवली चार्ज की, तो ये कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्लियर। जिसमें आपके आते हैं एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। क्लियर, यस और नो। नाउ अब मैं आपसे बोलूँ कि जैसे अपना हो गया, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। नाउ अब बात करें हम अपने किन की, आगे की, है ना, न्यूक्लिक एसिड्स की। न्यूक्लिक एसिड्स अभी आपको बताया था कि किस किस से फॉर्म हो रहे हैं, शुगर से, बेस से और डिफरेंट फॉस्फोडाइस्टर्स से, फॉस्फेट से, है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है, फॉस्फेट। क्लियर। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो हो गया आपका डीएनए, दूसरा हो गया आपका आरएनए। डीएनए जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, एंड आरएनए जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इस आरएनए में आपका राइबो शुगर प्रेजेंट होता है, वेयर इज डीएनए की बात करें तो डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर। इसका बेस बच्चों, ये इसके भी आपसे क्या पूछे जाते हैं, अगेन स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन पूछे जाते हैं। ठीक है। आपको अमाइनो एसिड्स में भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशंस आते हैं। क्लियर। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो रही है। नाउ अब मैं बात करूँ बेसिस की, तो बेसिस में आपके आते हैं प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। क्लियर। प्यूरिन्स में आपके दो हो जाते हैं बच्चों, कौन कौन से, एक तो हो गया आपका ए और जी। ठीक है। एडिनोसिन और ग्वानाइन। क्लियर। फिर आपके पायरिमिडिन्स में आ जाते हैं पायरिमिडिन्स। ठीक है। पायरिमिडिन्स, इसमें आपके आते हैं साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल। अब ये जो यूरासिल है ना, यूरेसिल काय में प्रेजेंट होता है, आरएनए में। ठीक है। और टी जो होता है, जो थायरोसिन होती है, ये आपके काय में प्रेजेंट होते हैं, यस, डीएनए में। बस यही एक की डिफरेंस है, बाकी जो बेसिस हैं वो सेम होने वाले हैं। मीन्स जो आरएनए है, आरएनए की अगर मैं बात करूँ, सो आरएनए में आपके कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट होंगे, एडिनिन रहेगा, ग्वानिन रहेगा, साइटोसिन रहेगा और यूरासिल रहेगा। क्लियर। अब वहीं मैं अगर डीएनए की बात करूँ तो डीएनए में आपके कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट होंगे, आर्जिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। क्लियर। ये चीज़ क्लियर हो रही है, ये आपके प्रेजेंट रहेंगे। अब न्यूमेरिकल्स फॉर्म होते हैं इससे रिलेटेड, एक फॉर्मूले आते हैं। ठीक है। जिसमें आपको ये पता होगा कि ए जो है वो हमेशा किससे बाइंडिंग करता है, टी से, है ना, और सी जो है वो ट्रिपल बॉन्डिंग से अटैच्ड होता है, किससे, जी से। अब मैं यहाँ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बोल रही हूँ, बट यहाँ पे ये जो बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं ये होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है। ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्लियर। ये होते हैं जो मॉलिक्यूल्स इसके बीच के जो बेसिस प्रेजेंट है, बेस में जो इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है, ये क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल क्या देखा था, स्टेबलाइज कराते हैं। क्लियर। ये चीज़ याद हुई आपको। नाउ अब मैं बात करूँ, ये तो हो गई अपने डीएनए की बात। अगर वहीं हम देखें आरएनए में, तो जो एडिनिन है, थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता, एडिनिन उसमें यूरासिल से क्या होता है, बॉन्ड बनाता है। ठीक है। डबल बॉन्ड होते हैं इनमें। और वहीं हम बात करें साइटोसिन और ग्वानाइन की, तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। क्लियर। एक चीज़ इसमें और आती है बच्चों कि अगर मैं बात करूँ इनके पायरिमिडिन्स की और प्यूरिन्स की। ठीक है। तो पायरिमिडिन्स का जो रेशियो है वो प्यूरिमिडिन्स के इक्वल हो, ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता है।
क्या बोला मैंने कि ए प्लस डी का जो अमाउंट है वो ज़रूरी नहीं है कि ए और कि साइटोसिन और थाइमिन के अमाउंट के बराबर हो। क्लियर, ये कहीं भी ज़रूरी नहीं है, बट जो ए प्लस डी का जो रेशो है वो हमेशा इक्वल होता है सी और जी के। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आपको जेनेटिक मटेरियल दे दिया जाए, कोई कंपोजिशन दे दिया जाए और उसमें आपसे पूछा जाए कि ये आता है आपके चारगाफ लॉ में, ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चारगाफ लॉ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे ए का जो कंटेंट होता है ना वो टी के बराबर होता है, ए का जो अमाउंट है वो टी के इक्वल रहेगा। ठीक है, अमाउंट लिख लेना भाई, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। और वही बात मैं करूँ साइटोसिन का, तो वो इक्वल होता है किसके, ग्वानाइन के। अब ये मत बोलना कि ये बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ये बॉन्ड्स नहीं है, ये इक्वल का साइन है यहाँ पे। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना, आप में से बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं। ठीक, मैं अभी बात कर रही हूँ अमाउंट की, क्वांटिटी की। ठीक है, अब चारगाफ लॉ ये बोलता है कि जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि आपके पास ए का जो अमाउंट है वो 20% है, क्लियर, और सी का जो अमाउंट है ए का है 20%। अब मैंने आपसे बोला है कि इस जेनेटिक में मटेरियल में आप डिफरेंट जो सी है, टी है और ग्वानाइन का परसेंट बताओ। आप क्या करोगे, चारगाफ लॉ करोगे। चारगाफ लॉ में मैंने आपको क्या बताया था, जो ए का जो है वो किसके, टी के बराबर होता है। अब 20 है, इट मीन्स कि टी का जो अमाउंट है, जो था अपना थाइमीन है, वो भी कितना परसेंट होगा, 20%। ठीक है, 20 कितना हो गया टोटल, 40। इट मीन्स कि ए और टी का अमाउंट कितना हो गया, 40%। क्लियर, या सुनो। अब मैं बात करूं किसकी, साइटोसिन की और ग्वानाइन की। तो साइटोसिन और ग्वानाइन का जो अमाउंट है वो इक्वल होता है, ये हमें भी पता है। अब 60 बचा है, तो 60 में से कितना कितना हो जाएगा, इनका 30% हो जाना चाहिए और इसका भी 30% होना चाहिए। क्लियर, ये चीज़ समझ में आई है, ये चारगाफ लॉ में आती है। और ये आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको ये दिया जा सकता है, आपको एमसीक्यू में भी दिया जा सकता है कि किसी एक बेस का आपको क्या दे दिया जाए, अमाउंट दे दिया जाए, उसका कुछ परसेंट दे दिया जाए और आपको बाकी का पूछ लिया जाए। ज़रूरी नहीं है तीनों का पूछे, है ना, इनमें से किसी भी एक का पूछा जा सकता है। ठीक है, कैलकुलेट कैसे करोगे, क्लियर। नाउ लिंक्स की बात करें, जो उसमें प्रेजेंट जो बॉन्ड्स हैं उसकी बात करें, तो वो कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होता है इनमें, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर। ठीक है, जो इसमें फॉस्फेट ग्रुप्स होते हैं उसके बेसिस पे इनका फॉर्मेशन होता है, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाटसन क्रिक मॉडल, जिन्होंने एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था किसका, डीएनए का। अब इसमें राइट हैंडेड मॉडल भी होता है, जब हम देखते हैं कि इसका एक राइट हैंडेड भी होता है और लेफ्ट हैंडेड भी होता है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चेंजेस आते हैं राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड में, जो कि आई गेस आपको बहुत ज़्यादा अभी करना नहीं है। अभी आप इतना देखो कि एग्जैक्टली वाटसन क्रिक मॉडल क्या है। ठीक है, सो दिस इज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ राइट हैंडेड डीएनए। ठीक है, जो स्टैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं। अब एंटी पैरेलल स्टैंड्स होने का क्या मतलब है कि इसमें एक चलता है 3' एंड और 5' एंड बच्चों। ठीक है, जो डैश लगा होता है उसे हम प्राइम बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपका कोई एक जो स्ट्रैंड है वो 3' टू 5' है। ठीक है, सो दूसरा वाला जो होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, 5' टू 3'। इट मीन्स कि ये एंटी पैरेलल होते हैं। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर कोई स्ट्रैंड 3' टू 5' में है तो उसका अगला वाला कैसा होगा, 3' टू 5'। क्लियर, इट मीन्स कि जब भी आरएनए डीएनए कोड होगा, डीएनए और आरएनए कोड करते हैं। ठीक है, इनसे एप्लीकेशंस होते हैं, ये हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझो, जब भी ये क्या करते हैं, कोड्स करने जाते हैं, तब इनका यूटिलाइजेशन होता है। क्लियर, अब हम बात करें इसकी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड्स होते हैं, वहीं जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। क्लियर, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये जो फॉस्फेट्स ग्रुप्स है ना, ये ठीक है, ये फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब इसमें ये अटैक्स होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इसका डीप है बच्चों, आप इतना समझ लो। ये इसमें बॉन्डिंग्स कैसे हो रही है, अगेन इसमें इसमें हाइड्रोफिलिक क्या होती है, अटैक होता है, तब जाके या इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। और इनमें जो इन बिटवीन ये वाले जो इन बिटवीन वाले जो लिंकेजेस है ना, जो बॉन्ड्स प्रेजेंट है, जो उसको स्टेबलाइज करा रहे हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग्स प्रेजेंट हैं, जैसे मैं बात करूँ, ये है डबल बॉन्ड बच्चों। ठीक है, अगर मैं इन बॉन्ड्स की बात करूँ ना, तो यही बॉन्ड्स क्या हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। क्लियर, कैसे बॉन्ड्स हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, राइट। नाउ टाइप्स की बात करें, ये हो गए अपने डीएनए भैया। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने आरएनए की। ठीक, आरएनए का ये आपका ये पूछा जाता है, क्लोवर लीफ मॉडल पूछा जाता है। ठीक है, अब इस मॉडल के बारे में आपको लिखने को दे सकते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम आपको ऑफकोर्स बनाना है, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं। आरएनए क्या हो गया अपना, राइबोन्यूक्लिक एसिड शुगर। ठीक है, आरएनए भी कई टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका एमआरएनए। ठीक है, एक होता है आरआरएनए। आरआरएनए याद आ रहा है, कहाँ देखा था, यस, कहाँ बन रहा था, ये न्यूक्लियोलस में बन रहा था, राइट। एक होता है आपका टीआरएनए।
ठीक है। और ये वाला जो है ना, ये tRNA, ये आपके जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स की कोडिंग में जो यूज़ हो रहा है वो आपका ये वाला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या क्या है, ये होता है आपका राइट साइड में DHE लूप, ठीक है, जिसमें 18 to 12 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। वहीं अगर आप नीचे आओगे तो ये हो गया आपका एंटीकोडॉन लूप, ठीक है। एंटीकोडॉन इट मीन्स कि जो mRNA, जो आपका mRNA है उसको कोड करेगा, यस और नो। इस mRNA में जो कोड्स प्रेजेंट है, जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है, उन अमाइनो एसिड्स को कोड करता है, उसको डिकोड करेगा कौन, एंटीकोडॉन, क्लियर। एंटीकोडॉन उन कोड्स को क्या करेगा, डिकोड करेगा, क्लियर। ये चीज़ समझ में आ रही है। वहीं आप लेफ्ट साइड में आओ तो TN साई हेलिक्स होता है, ठीक है, जो 5 बेस पेयर्स में होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे बात करो ऊपर वाले पोर्शन की, तो यहाँ पे अमाइनो एसिड्स के टेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग अमाइनो एसिड्स को लेकर आता है, ठीक है, उसको अटैच कराता है इस पे, ठीक है। यहाँ पे OH ग्रुप होता है, क्लियर। ये हो गया इसका क्लोवर लीफ मॉडल, क्लियर। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक। नाउ अब हम बात कर, अब सारा ये हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स अपने देख लिए, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सो दैट आपको आइडिया लगे कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस कैसे आते हैं, राइट। अब हम बात करें अगर कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स, हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन ग्रुप, ईथर एंड एस्टर ग्रुप। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने कौन से देखे थे, एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप्स, राइट। बट ये हमने देखे थे कुछ में प्रेजेंट होंगे बच्चों ये, ठीक है। बट जो अल्कोहल है जिसमें OH है ना, CHO है और कीटोन ग्रुप है, राइट, यस और नो, ये वाले ग्रुप्स सारे काय में प्रेजेंट है अपने कार्बोहाइड्रेट्स में। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप में आपके दोनों आ जाएंगे, अल्कोहल ग्रुप में आपका ये आ जाएगा, क्लियर। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग डायसैकेराइड। नॉन रिड्यूसिंग का मैंने क्या बताया था, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट ना कर पाए, है ना, डोनेट कर रहा था वो रिड्यूसिंग शुगर्स थे, राइट। नॉन रिड्यूसिंग क्या था, क्या हो जाएगा, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज और सेलोबियोज क्या थे। माल्टोज लैक्टोज तो अपने कैसे थे, रिड्यूसिंग थे, है ना। सेलोबियोज भी इसमें रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग क्या हो जाएगा बच्चों, सुक्रोज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था कि इसका आंसर क्या होगा इसमें, सुक्रोज, क्लियर। नाउ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स क्या हो जाएगा, अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स किसके बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स। स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट क्या है उसमें, अमाइनो एसिड्स, क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। प्राइमरी तो आपका सिंपल सीक्वेंस था अमाइनो एसिड्स का। सेकेंडरी में हमने कौन कौन से देखे थे, यस, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स, क्लियर। बीटा में भी बीटा प्लीटेड, ठीक है, जिसमें हमने प्लीटेड में क्या देखे थे, पैरेलल और एंटी पैरेलल देखे थे, करेक्ट, यस और नो। तो इसमें जो मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है बच्चों वो होता है आपका अल्फा शीटेड, तो इसका अल्फा हेलिक्स विल बी द करेक्ट आंसर हियर, क्लियर। नाउ अब हम बात करें कुछ न्यूक्लियोटाइड्स में देखिए अगर हम, सो अ न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स, अभी हमने देखा था क्या क्या होता है उसमें, नाइट्रोजन बेस, यस और नो। शुगर्स देखी थी हमने कौन कौन सी, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर्स, राइट। और फॉस्फेट ग्रुप उसमें अटैच्ड होते हैं। अगेन इनके डिफरेंट, अगर मैंने आपको बोला एडिनिन का आप मुझे एक स्ट्रक्चर बना के बताओ, ठीक है, वो आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने आपसे बोला कि ग्वानाइन का बना के दिखाओ, सो या आपको 2 के दे दिए, है ना, क्वेश्चन पूछा जाए कि ये क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या है ना, एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एडिनिन ग्वानाइन, ठीक है। ये क्या होते हैं अपने प्यूरिन्स होते हैं। आपसे प्यूरिन्स भी दिया जा सकता है कि प्यूरिन्स के आप एग्जांपल बताओ और उसके डायग्राम्स बनाओ, है ना। या आपको पायरिमिडिन दे दिया जा सकता है कि पायरिमिडिन्स क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर बताओ, ठीक है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि पायरिमिडिन में आता क्या क्या है, तो CTU आता है अपना, ठीक है, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल, क्लियर। वहीं पे अगर मैं प्यूरिन्स की बात करूँ तो AG आता है, क्लियर। इनके स्ट्रक्चर्स भी आपको बनाने आ सकते हैं बच्चों, उसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है, क्लियर। नाउ तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन बेस, शुगर्स एंड फॉस्फेट, तो आपका फर्स्ट आंसर ही करेक्ट होगा, क्लियर। नाउ द 2 strands इन DNA डबल हेलिक्स आर जॉइंड बाय। DNA के जो डबल हेलिक्स थे वो किससे अटैच हो रहे थे, कौन सी बॉन्डिंग थी उसके 2 strands में, यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि उसको स्टेबलाइज कर रहे थे, राइट, यस और नो। नाउ विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज लिपिड। स्टोरेज लिपिड हमने देखा था, यस और नो, क्या पढ़ा था इसमें, ट्रायोसाइल ग्लिसरॉल, क्लियर। नाउ द ग्लिसरोलिपिड्स फैटी एसिड्स आर जॉइंड टू ग्लिसरॉल थ्रू विच बॉन्ड। देखो बॉन्ड्स अगेन इंपॉर्टेंट है, जितने बॉन्ड्स पढ़ाए ना कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होते हैं, पेप्टाइड्स बॉन्ड प्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं, लिपिड्स में कौन से होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स में कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। कौन से देखे थे हमने लिपिड्स में, एस्टर बॉन्ड्स, क्लियर। लिपिड्स में कौन से प्रेजेंट होते हैं बच्चों, एस्टर बॉन्ड। वहीं अगर हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स देखें तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स आपके न्यूक्लिक एसिड्स में, ग्लाइकोसिडेट बॉन्ड्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स आपके कहाँ प्रेजेंट थे, यस,
पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रोटीन्स में, P फॉर P या P2 याद रख लेना, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड इन प्रोटीन्स। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू। एंड अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी डाउट अगर हो बच्चों, सो उससे रिलेटेड डाउट आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो, सो दैट मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। एंड ये PDF का लिंक भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी। क्लियर? थैंक यू।